आप सुन रहे हैं ए.के. गांधी द्वारा लिखी गई किताब इंदिरा नूई अंतरावलोकन। चैप्टर 1 पालन पोषण शिक्षा। मनोवैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि प्रत्येक व्यक्ति पर अपनी आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है। व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अपने जीवन में अंततः क्या बनता है, इस विषय में दोनों में से प्रत्येक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि हम इंदिरा नूई के जीवन में गहराई से झांकें तो पाएंगे कि उनके जीवन में उनके परिवार ने अत्यंत उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। उनके पितामह और माता पिता ने सुनिश्चित किया कि इंदिरा और उनकी बहन चंद्रिका को पुष्पित पल्लवित होने का सही वातावरण मिले। कल्पना कीजिए कि भारत में स्कूल जाने वाली नन्ही बच्ची का जीवन कैसा होता है। 2 भागों में विभाजित बाल पीठ पर बस्ता यानी स्कूल बैग के साथ हर पल पीछा करता ये अनुदेश कि रास्ते से भटकना नहीं, किसी से झगड़ा मत करना, लड़कों के साथ मेल जोल ना बढ़ाना, खेल में मन मत लगाना, अच्छी तरह पढ़ाई करना, अपनी शिक्षा पर ध्यान देना, छुट्टी होने के बाद सीधा घर आना आदि इत्यादि। घर में उससे अपेक्षा की जाती है कि वो सारे घरेलू काम करे, अच्छा व्यवहार करे, ऊंची आवाज में बात ना करे और अपने स्कूल का काम अच्छी तरह करे। अब आप दक्षिण भारत में इस प्रकार के जीवन की कल्पना करें, जहां सर्वाधिक ध्यान परंपरा और शिक्षा पर दिया जाता है। यदि आप अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हों या कर रही हों, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपको अनुशासित होने की आवश्यकता है। जिस तमिल ब्राह्मण समुदाय से इंदिरा आती हैं, उसके नियम कायदे अब भी अत्यंत कठोर थे। ऐसे वातावरण में पलना बढ़ना नन्ही इंदिरा के लिए बड़ी चुनौती थी। इसका कारण ये नहीं था कि वो मेधावी नहीं थी या परंपराओं में उसकी रुचि नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उसकी एक बहन थी जो पढ़ाई में उत्कृष्ट थी। इसके अतिरिक्त उसके पितामह यानी दादा भी तो थे, जो उसे ये याद दिलाने का कोई अवसर कभी नहीं चूकते थे कि वो यानी चंद्रिका एवं इंदिरा तभी तक सुरक्षित थीं जब तक कि वो ठीक से पढ़ाई कर रही थीं। अच्छी तरह पढ़ाई करने का सीधा सा अर्थ था विशिष्ट होना। वो कहते थे कि यदि तुम अपनी कक्षा में 4था स्थान भी प्राप्त करती हो, तब भी स्तर से नीचे हो। यही कारण था कि नन्ही इंदिरा अपना घरेलू कामकाज करते हुए या घर अथवा किसी अन्य स्थान की गतिविधियों में भाग लेते हुए भी पढ़ाई करना नहीं भूलती थीं। परीक्षाएं हर महीने होने वाली एक नियमित प्रक्रिया थी और अंक पत्रों पर माता पिता के हस्ताक्षर आवश्यक होते थे। पितामह नारायण शर्मा कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि वो एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे और अपने पड़ोसियों के बीच अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी सतर्क निगाहों को धोखा दे पाना अत्यंत कठिन था। उनके लिए विज्ञान और गणित अत्यंत पवित्र एवं अनिवार्य विषय थे और उनमें साधारण अंक पाना उन्हें कतई स्वीकार्य नहीं था, और वे सब कुछ करने को तैयार थे जिससे लड़कियां अन्य विषयों की उपेक्षा किए बिना इन दोनों विषयों में दक्षता प्राप्त कर सकें। परंपरा के आवरण में लिपटे होने का ये अर्थ कदापि नहीं कि आधुनिकता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। दोनों लड़कियां शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय में पढ़ रही थीं। उस समय उसे होली एंजल्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में उसे मात्र होली एंजल्स कॉन्वेंट कहा जाता है। इस स्कूल में पढ़ने का अपना ही लाभ था। इस समय तक भारत की स्वतंत्रता को अधिक समय नहीं हुआ था और जीवन के अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन का दौर जारी था। यही बात शिक्षा प्रणाली पर भी लागू होती थी। केंद्र सरकार CBSE की स्थापना कर रही थी और देश भर के स्कूल विशेषतः अंग्रेजी मीडियम वाले बड़े स्तर पर इस नई प्रणाली को लागू करने का विकल्प चुन रहे थे। परंतु जिस विद्यालय में इंदिरा और उनकी बहन पढ़ रही थी, उसने ICSE यानी इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का विकल्प चुना था।
ICSE से संबंध स्कूल में पढ़ने का विशेष लाभ ये था कि उसमें गणित और विज्ञान की पढ़ाई का स्तर काफ़ी ऊंचा था, जिससे उन विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक अंक प्राप्त होते थे जो CBSE अथवा अन्य राज्य स्तरीय बोर्डों से संबद्ध थे। ये बढ़त आने वाले समय में नन्ही इंदिरा के जीवन में चमत्कार करने जा रही थी। इंदिरा नूई बताती हैं कि मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, उस दौर में भी पानी की कमी वाला शहर था। वर्तमान में समय बीतने के साथ साथ ये समस्या और भी अधिक गंभीर हो गई है। शहर की जलापूर्ति प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी। फिर भी वो सौभाग्यशाली थी कि उसे रोज सुबह नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी मिल जाता था, और इसकी व्यवस्था उसकी अति परिश्रमी, शुभाकांक्षी और ममतामयी माँ किया करती थी। उसकी माँ शांता अत्यंत धार्मिक महिला है। वो अपने पति कृष्णमूर्ति, जो कि स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में अधिकारी थे, के साथ बड़े ही आराम से रह सकती थी। फिर भी उसने अपने बच्चों की देखभाल के लिए अपने ससुर के घर में रहना पसंद किया। उसके दिन की शुरुआत नित्य प्रति तड़के घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछे और रंगोली यानी कोलम बनाने तथा पूजा पाठ से होती थी। भारत में जीवन के अनेक पक्ष हैं जो मांगलिकता से संबंध हैं, और वो सभी कार्य परिवार के कल्याणार्थ निष्पादित होते हैं, और प्रातःकाल रंगोली का निर्माण 2 उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इसमें पहला उद्देश्य घर के प्रवेश द्वार को सजाना और दूसरा उद्देश्य चींटियों और अन्य कीटों के लिए आहार उपलब्ध कराना है, क्योंकि इनका निर्माण रंगीन चूर्ण और आटे से किया जाता है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर इन रंगोलियों को बड़े आकार में बनाया जाता है तथा इन्हें फूलों और दियों से सजाया भी जाता है। घर के बड़े बच्चे रविवारों और त्योहारों के अवसरों पर रंगोली के निर्माण में सक्रिय रुचि का प्रदर्शन करते हैं, जिससे उन्हें अपने रीति रिवाजों और परंपराओं का स्वाभाविक प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है। परंतु ये प्रशिक्षण मात्र रंगोली निर्माण तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें जीवन के दूसरे पक्ष भी शामिल थे। शांता इन परंपराओं में बच्चों की सहभागिता को विशेष रूप से आवश्यक मानती थीं, क्योंकि वो महसूस करती थीं कि शिक्षा के साथ साथ परंपराओं का ज्ञान भी समान रूप से महत्वपूर्ण था। उसका मत था कि जीवन में परंपराओं की नींव के बिना आधुनिकता कायम नहीं रह सकती थी। यही कारण था कि जब त्योहार, विशेषतः 9 दिवसीय नवरात्रि का त्योहार आता, तो वो अन्य घरों की यात्रा करती, जहां संस्कारों के रूप में परंपराएं जीवंत हो उठती थी। इस अवसर पर भोजन एवं उपहारों का आदान प्रदान होता। शांता अपने साथ अपनी लड़कियों को भी ले जाती और ये सुनिश्चित करती कि जब उसके घर पर कभी ऐसा आयोजन हो तो वे लोग भी उसके घर अवश्य पधारें। बच्चों को जब सामाजिक उत्सवों में भाग लेने का अवसर मिलता है तो वो एक ही समय में अपनी समृद्ध परंपराओं और सामाजिक कौशलों को आत्मसात कर लेते हैं, और इंदिरा इसमें अपवाद नहीं थी। उसे परंपराओं सहित लगभग सभी क्षेत्रों में अपनी बहन चंद्रिका की बराबरी करनी थी, लेकिन इसका ये अर्थ कदापि नहीं था कि उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं था। उसके अपने विचार और हित थे, और अब वो उन पर ध्यान भी देने लगी थी। पितामह द्वारा बनवाया गया मकान धनी लोगों की आबादी वाले आलीशान इलाके JN चेट्टी रोड पर स्थित था। इस क्षेत्र में वाणी महल जैसी महत्वपूर्ण संस्था उपलब्ध थी, जहां अक्सर शास्त्रीय प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते थे, जिनमें फिल्म एवं संगीत के क्षेत्र के प्रख्यात कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते थे। वाणी महल बच्चों के अत्यधिक आकर्षण का केंद्र इसीलिए था क्योंकि उन्हें वहां निःशुल्क प्रवेश दिया जाता था और वयस्कों से शुल्क लिया जाता था। इस सुविधा ने वहां अक्सर होने वाले कार्यक्रमों में लड़कियों के भाग लेने में सहायता की। यदि बच्चों में राग की प्रथम पंक्ति से गीत का अनुमान लगाने की क्षमता होती तो वो बूझने का गेम यानी गेसिंग गेम खेलते, और ऐसे अवसरों पर इंदिरा सदैव विजेता बनकर उभरती थी। इंदिरा स्मरण करती है कि उसने वहां ऐसे अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया था,
बच्चे रात को 9 बजे वहां जाते और अनेक श्रेष्ठ संगीतकारों को सुनने का अवसर प्राप्त करते। वो त्यागराज के नाटकों का स्मरण विशेष रूप से करती है। गायन की परंपरा का अभ्यास घर पर भी किया जाता था। इंदिरा स्मरण करती हैं कि उसके घर कई संगीतकार आते थे, अतः परिवार के सदस्यों द्वारा कर्नाटक संगीत का अभ्यास किया जाता था अथवा वे शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्य करते थे। अरुणा साईराम उनकी ममेरी बहन थी और वो कई बार अपनी माँ के साथ उसके घर आती थी। वो दोनों जब भी साथ होती उन्हें गायन का अवसर मिल जाता था। बच्चे इसी संगीतमय वातावरण में बड़े हुए। इंदिरा याद करती है कि वो और उसकी अन्य ममेरी फुफेरी बहनें यानी उसकी कज़न्स गाती थी और जब भी वो साथ होती तो एक प्रकार से हमेशा प्रतियोगिता हो जाती थी जिसमें चंद्रिका सदैव अच्छे अंक प्राप्त करती। इसीलिए किसी हद तक इंदिरा पर भी दबाव बनता। वो ये भी बताती है कि हमारे घर में केवल कर्नाटक संगीत की अनुमति थी, इसलिए उसे केवल घर में ही सुना जा सकता था। कई बार हमारे घर के आसपास से होकर गुजरने वालों पर ऐसा प्रभाव पड़ता था कि इस इमारत में संगीत की शिक्षा दी जाती थी। शांता की प्रिय गायिकाओं में से महान MS सुब्बुलक्ष्मी, ML वसंत कुमारी और DK पट्टमल के नाम शामिल थे। ऐसे वातावरण में लड़कियों का बड़ा होना एक आनंददायक अनुभव था। इन गतिविधियों के साथ साथ तमिल फिल्में देखना उन दिनों एक उत्सव के समान होता था। पूरे घर में तमिल हास्य अभिनेता नागेश सबके पसंदीदा कलाकार थे और उनकी फिल्में बड़े चाव से देखी जाती थी। मैं बताना चाहूंगी कि उन दिनों मनोरंजन का प्रमुख स्रोत सिनेमा ही था, अतः जब किसी की फिल्म देखने की इच्छा होती तो वो सिनेमा घर में ही जाता था। सिनेमा देखना हम में से अधिकांश लोगों के लिए मनोरंजन का प्रिय स्रोत था, परंतु आधुनिक सुविधाओं ने हमारे घर के लिए घर में ही फिल्में देखने की सुविधा उपलब्ध करा दी थी। इसलिए हमारे घर की चार दीवारी के अंदर ही सिनेमा जैसा वातावरण बन जाता था। एक समय ऐसा भी आया जब लोग किराए पर फिल्में लाकर अपनी टीवी पर देखने लगे। इस तथ्य के बावजूद दादाजी और माँ लड़कियों के प्रति सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाते थे। जब कभी कोई नायिका पर्दे पर आपत्तिजनक कपड़ों में दिखाई देती तो वो नाक भौं सिकोड़ने लग जाते थे। इन सब बातों का प्रभाव लड़कियों पर भी पड़ा। यद्यपि आज भी आप देख सकते हैं कि इंदिरा जब भी कभी पश्चिमी कपड़े पहनती है तो इस बात का ध्यान रखती है कि वो सुंदर और आकर्षक हों। वो आधुनिकता के नाम पर परंपराओं का तिरस्कार कभी नहीं करती। अपने व्यवहार में सुस्पष्ट होने के बावजूद आप पाएंगे कि वो अपनी पारंपरिक मर्यादाओं में ही रहती है। आप सुन रहे हैं A.K. गांधी द्वारा लिखी गई किताब इंदिरा नूई अंतरावलोकन। अब आगे। घर का तीसरा बच्चा नारायणन यानी नंदू था, जो इंदिरा के जन्म के लगभग 12 वर्षों बाद जन्मा था। उसकी उपस्थिति से घर में खुशियों की बहार आ गई थी, क्योंकि सबका फालतू समय नन्हे मुन्ने की देखभाल में बीत जाता था और उसके बड़ा होने के साथ साथ उसकी शरारतों को देखकर भी घर के लोग आनंदित होते थे। घर में किसी बच्चे की उपस्थिति व्यक्ति में मासूमियत एवं स्नेहोपादन की सर्वाधिक अनुकूल परिस्थिति है। जब हम किसी नन्हे बच्चे के साथ होते हैं तो मातृवत भावनाएं स्वमेव उत्पन्न हो जाती हैं और इंदिरा भी इसका अपवाद नहीं थी। नंदू उसके व्यक्तित्व के चतुर्दिक विकास में योगदान करता था, जो निकट भविष्य में क्षितिज पर चमकाने वाला था। अपने बचपन की ओर मुड़कर देखते हुए इंदिरा स्मरण करती है कि उसका जीवन साधारण भले ही था, किंतु अच्छा था। वो मज़ेदार किंतु अनुशासित था। सबको अपना पसंदीदा कार्य करने की अनुमति थी, लेकिन उसके लिए सबको अनुशासित होना आवश्यक था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सुख और दुख में सब एक साथ रहते थे। यद्यपि कोई छोटा मामला भी परिवार के सदस्यों को व्याकुल कर देता था। लड़कियों को उड़ने की अनुमति मिलनी चाहिए और उन्हें बचपन से ही दासी बनाकर नहीं रखना चाहिए। दादाजी और विशेषतः माँ के अंदर ये भावना हमेशा मौजूद रही
और उनके पिता अपनी ड्यूटी के कारण आमतौर पर शहर के बाहर रहते थे, इसलिए उन्होंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। अलबत्ता वो जब भी आने की स्थिति में होते तब घर अवश्य आते थे। जब पूछा गया कि आपके घर वाले कितने महान थे, इंदिरा कहती हैं कि उनके पिता और पितामह सहित उनके समस्त परिवार की राय थी कि पुरुषों के समान स्त्रियों को भी स्वप्न देखने का समान अधिकार है। यदि उन्हें कोई अवसर मिलता है तो उसका लाभ उठाने की अनुमति उन्हें मिलनी ही चाहिए, और लड़कियों को कभी भी उनकी पसंद का काम करने से नहीं रोका गया। वास्तविकता ये है कि उत्तम मर्यादाओं का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। वो हंसते हुए कहती है कि लड़कियां कभी सीमित एवं संकुचित नहीं रही, परंतु उन्हें यदा कदा ये चेतावनी अवश्य दी जाती थी कि यदि वो अच्छा नहीं करेंगी तो 18 वर्ष की आयु होते ही उनका विवाह कर दिया जाएगा। लेकिन वो मात्र खोखली चेतावनियां थी, उन्हें कोई भी काम करने से कभी रोका नहीं गया। उसने हमेशा महसूस किया कि उसके दादाजी की सतर्क निगाहें उस पर टिकी रहती थी। यद्यपि उसकी कोशिश सदैव यही होती थी कि मुझे अलग कमरे में रहने की अनुमति मिले। वो एक ऐसे वृद्ध महापुरुष थे जो अपनी पौत्रियों को गुणवान, पारंपरिक एवं आधुनिक होते देखना चाहते थे। वो उन्हें सहिष्णु, मित्रवत एवं सशक्त देखना चाहते थे। वो उन्हें ज्ञानवान, कर्मठ और बुद्धिमान देखना चाहते थे। आज वो महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई परिवार एक साथ कितना समय व्यतीत करता है। वर्तमान परिस्थितियों में हम देख सकते हैं कि परिवार के सदस्य एक ही कमरे में बैठे होने के बावजूद मोबाइल फ़ोन पर अपने अपने सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। एक साथ होने से अधिक महत्वपूर्ण ये है कि कितना गुणवत्तापूर्ण समय एक साथ बिताया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण समय का सीधा सा अर्थ ये है कि परिवार के सदस्य परस्पर कितना संवाद करते हैं, कितनी गतिविधियों में वो एक साथ लिप्त होते हैं। और जब ये पहलू खेल से जुड़ जाता है तो इंदिरा अत्यंत सौभाग्यशाली दिखाई पड़ती है। जब उनके रिश्ते के भाई बहन एक साथ घर में होते या कोई अन्य स्थिति होती तो सब मिलकर अपना समय एक साथ व्यतीत करते। दादाजी और शांता दोनों साथ मिलकर सुनिश्चित करते कि बच्चों का समय अच्छी तरह बीते, और इसे रचनात्मक गतिविधियों में लिप्त होकर संभव बनाया जाता था। और इन गतिविधियों का परिणाम पुरस्कार के रूप में सामने आता, चाहे वो पुरस्कार छोटी सी चॉकलेट ही क्यों ना हो। परंतु पुरस्कार की आशा बच्चों को प्रतिस्पर्धात्मक मनस्थिति में ले जाती थी। इन गतिविधियों में भाषण देना, अभिनय, निबंध लिखना, गीत गायन, रागों की पहचान इत्यादि शामिल होते थे। इन गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये होता था कि इन्हें काल्पनिक रूप से प्रस्तुत किया जाता था, ताकि बच्चे अमूर्त विषयों जैसे यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता अथवा यदि मेरे 3 कान होते के बारे में अच्छी तरह सोचने को विवश होते। और इससे ये तय होता कि बच्चे अपने विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता विकसित करते हैं और उस क्षमता को अभ्यास में लाते हुए और उन्हें अपना लक्ष्य बनाने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस कल्पना के बगैर कि वे प्रधानमंत्री थे, बच्चे ऐसे संभाषणों में लिप्त नहीं हो सकते थे। इसलिए स्वाभाविक तौर पर अपने आसपास के समुदाय के पर्यवेक्षण हेतु वे विवश होते। महान नेता अच्छे पर्यवेक्षक भी होते हैं और ये गुण उसमें बचपन में ही विकसित किया जाता था। इंदिरा ने एक साक्षात्कार में स्वयं स्वीकार किया है कि वास्तव में मैं सोचती हूँ कि मेरी माँ की इच्छा थी कि वो इस देश की प्रधानमंत्री बने। उसने अपनी ये अभिलाषा हमारी ओर सरका दी। इस प्रकार के पालन पोषण एवं शिक्षा ने सुनिश्चित किया कि बच्चे बिना ये महसूस किए कि उन्हें अपने भावी जीवन के लिए तैयार किया जा रहा है, उन्होंने उन गतिविधियों में केवल मनोरंजन हेतु भाग लिया था। इन गतिविधियों में विस्तृत भाषण और निर्देश शामिल नहीं होते थे। बच्चों से केवल यही अपेक्षा की जाती थी कि वे अच्छा करें। यही कारण है कि इंदिरा अपने माँ को अपना महानतम आदर्श मानती है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को
नेतृत्व निर्माण गतिविधियों के बारे में कभी ये महसूस नहीं होने दिया। यदि मामला ऐसा ना होता तो हमारे पास अच्छे नेताओं की कोई कमी ना होती। ऐसा ही मामला मेरे दादाजी का भी था, जो मानते थे कि उनकी पौत्रियां वो सब बनने जा रही हैं जो वे बनना चाहती हैं। इंदिरा को अपने सपनों को साकार करने हेतु इस प्रकार के वातावरण ने उसके बचपन में व्यापक भूमिका निभाई। लेकिन ऐसे पारंपरिक शहर के मध्य, जहां प्रत्येक दृष्टि आपके ऊपर टिकी हो, शांता और दादाजी के लिए इस प्रकार का पालन पोषण और शिक्षा उपलब्ध कराना सरल नहीं था। वो ऐसे समुदाय में निवास करते थे जिसमें लड़कियों की 18 वर्ष की आयु विवाह हेतु सर्वाधिक उपयुक्त समझी जाती थी, और न केवल परिवार के सदस्य अपितु पड़ोसी और अन्य लोग भी उसके लिए योग्य वर की खोज में रुचि लेते थे। शांता के लिए ऐसे प्रस्तावों को ठुकराना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि वो अपनी पुत्रियों को कुछ अलग अर्थात आत्मनिर्भर और कामकाजी बनाना चाहती थी। जब अन्य स्त्रियों ने शांता को बताया कि वो अपनी जवान बेटियों का विवाह करने जा रही हैं और उससे जानना चाहा कि वो ऐसा कब करने जा रही है, तो वो अडिग रही। उनमें से कुछ स्त्रियों ने तो यहाँ तक कहा कि चंद्रिका के विवाह में विलंब करने से इंदिरा की शादी में भी देरी हो जाएगी। भारतीय गृहस्थियों में आम तौर पर लड़की की विवाह योग्य आयु होने पर पत्नी ही अपने पति को पुत्री के विवाह हेतु तैयार रहने का दबाव डालती है। उस युग में तमिल ब्राह्मण समुदाय में विवाह हेतु 18 वर्ष की आयु होना आवश्यक माना जाता था, परंतु शांता का मामला भिन्न था। कभी कभार उनके पति लड़कियों के विवाह के विषय में चर्चा करते तो ऐसे सुझाव पर वो केवल अपने कंधे उचका देती। एक ओर जहां वो अपने पति का कठोरता से सामना करती, वहीं दूसरी ओर वो अपनी बेटियों को धमकाने का मौका भी नहीं गंवाती थी कि यदि वो अच्छी तरह पढ़ाई नहीं करेंगी तो उनका विवाह कर दिया जाएगा। बेटियों ने भी महसूस किया कि उनकी माँ के इस कथन का आशय मात्र ये था कि वो उन्हें अपनी इच्छा अनुसार आगे बढ़ने का अवसर देना चाहती थी, अतः इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, अन्यथा उनका जीवन भी देश की अन्य स्त्रियों की जीवन से भिन्न नहीं होगा। अपने दादाजी और माता पिता को अपना मार्गदर्शक और मित्र मानते हुए इंदिरा और उसकी बहन ने आगे बढ़ने के इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया। इसके साथ साथ वो ये बात भी भली भांति जानती थी कि वो अपने परिवार की ऊंची सामाजिक स्थिति, परंपरा और परिवार के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती थी। उन्हें अद्वितीय रूप में आगे बढ़ना ही होगा। इंदिरा ये तो जानती थी कि उसके लक्ष्य बहुत ऊंचे थे, परंतु ये नहीं जानती थी कि कभी वो इतनी ऊंची हस्ती बनेगी जिसके दुनिया भर में लाखों प्रशंसक होंगे। आप सुन रहे हैं ए.के. गांधी द्वारा लिखी गई किताब इंदिरा नूई अंतरावलोकन, चैप्टर 2, पंख प्रसार। अभिभावकीय संरक्षण और पालन पोषण तथा शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व विकास एवं आधारभूत मूल्यों को आत्मसात करने में सहायक होते हैं, जिनका प्रभाव उसके भावी जीवन पर पड़ता है। विद्यालयी वर्ष समाप्त होने वाले थे और अब ऐसा आवश्यक निर्णय लिए जाने की आवश्यकता थी, और ये ऐसी परीक्षा की घड़ी थी जिस पर इंदिरा का आगामी विकास निर्भर था। और वो निर्णय ये था कि लड़की को किस कॉलेज में प्रवेश दिलाया जाए। जिस पारंपरिक व्यवस्था में इंदिरा पली बढ़ी थी, उसके आधार पर यही अपेक्षा थी कि उसे किसी महिला कॉलेज में भेजा जाना चाहिए, परंतु अभिभावकीय दृष्टिकोण इससे भिन्न था, क्योंकि इन महाविद्यालयों में रसायन शास्त्र की शिक्षा नहीं दी जाती थी। पितामह और माता पिता लड़की की संभावनाओं को सीमित करने के इच्छुक नहीं थे। अतः सन 1972 में इंदिरा ने MCC
यानी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में अपने PUC प्री यूनिवर्सिटी कोर्स हेतु प्रवेश लिया। अभी हाल ही में ही लड़कियों के लिए खोले जाने से पूर्व वो केवल लड़कों का कॉलेज था। बहरहाल इंदिरा को MCC में प्रवेश की अनुमति देना एक प्रगतिशील कदम था, क्योंकि प्रतिष्ठा एवं कार्य प्रदर्शन के मामले में उसका स्तर काफ़ी ऊंचा था और कालांतर में उसने अनेक चमकते व्यक्तित्वों को जन्म दिया था, जिसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति S. राधाकृष्णन, स्वाधीनता सेनानी कोंडा वेंकटप्पया, थल सेनाध्यक्ष K. सुदर्जी, भूतपूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री T. कृष्णमाचारी, राज्यपाल M. राजेंद्रन, राजनायक KPS मेनन, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन, परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना, खिलाड़ी RS अमृतराज, कारोबारी DC कोठारी जैसे महानुभाव शामिल थे। इनके अतिरिक्त इस प्रतिष्ठित सूची में अनेक अन्य प्रमुख हस्तियों के नाम भी शामिल हैं, जो कला, फिल्म, संगीत, विधि, व्यापार, कूटनीति, राजनीति, अर्थव्यवस्था, मीडिया, साहित्य, स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, धर्म, इतिहास सहित विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी व्यक्तित्व माने जाते हैं। वास्तव में ये एक अंतहीन सूची है और अब वो समय दूर नहीं था जब इस सूची में एक अन्य उदयमान सितारे का नाम जुड़ने वाला था, और वो नाम था इंदिरा के नूई। अभिभावकों की सबसे पहली चिंता लड़कियों की सुरक्षा के संबंध में होती है। इंदिरा के पितामह और माता पिता इस तथ्य को जान चुके थे कि MCC लड़कियों के लिए सुरक्षित था। यद्यपि वो ये भी भली भांति जानते थे कि उनके अधिकतर पड़ोसी ऐसा नहीं सोचते थे। इंदिरा को MCC में भेजना बांध तोड़ने जैसा था, क्योंकि अनेक अन्य लड़कियां महिला कॉलेजों में गई थीं और किसी रूढ़िवादी परिवार के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम था। परिवार की एकमात्र चिंता ये थी कि लड़कियों के लिए सर्वोत्तम संभव शिक्षा सुनिश्चित की जाए और इसके लिए सीमाओं का उल्लंघन आवश्यक था। उस समय तक कॉलेज सह शैक्षणिक बन चुका था, अतः लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या स्वाभाविक रूप से अत्यंत कम थी और इंदिरा के लिए उन्नत होकर समानवत व्यवहार करने का उचित समय था। उसे पुरुषों के गढ़ में तहलका मचाने का अवसर प्राप्त हो गया था। यौवन के सोपान पर कदम रखते हुए अब तक उसने जो मूल्य और ज्ञान अर्जित किया था, इंदिरा उसे मूर्त रूप देने के लिए तैयार थी। कॉलेज शहर के बाहरी क्षेत्र तांबरम में स्थित था, इसलिए उसे इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए ट्रेन से जाना पड़ता था। रेलगाड़ी की यात्रा से सीखने का अनुभव प्राप्त होता था, क्योंकि उस दौरान आपको विभिन्न पृष्ठभूमियों के विभिन्न लोगों को देखने और समझने का अवसर मिलता था, और इसके लिए पृथ्वी पर कॉलेज जैसा कोई अन्य स्थान नहीं हो सकता था। इस यात्रा के दौरान उसकी बड़ी बहन चंद्रिका उसके साथ होती थी, जिसके पास परामर्शन हेतु अनेक चीज़ें थी। फिर भी वो चाहती थी कि उसकी छोटी बहन हर चीज़ प्रशिक्षण की बजाय अपने अनुभव से सीखे। शिक्षा की व्यस्त अनुसूची के बावजूद दोनों बहनें अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने की इच्छुक थीं। 70 के दशक में तमिलनाडु परंपरा विशेषतः परिधान एवं व्यवहार के मामले में रूढ़िवादी था। एक निश्चित आयु जिसमें दोनों बहनें प्रवेश करने जा रही थीं, साड़ी पहनने की परिधान संहिता का उल्लंघन करना अपरिहार्य नहीं था। इंदिरा लड़कियों के रॉक बैंड में शामिल हो गई और उसके शास्त्रीय संगीत के ज्ञान ने उसके प्रदर्शन में बढ़त दिला दी। उसने अपने पसंदीदा सूची में फुर्ती से बीटल्स और हैरी बेलाफोंट जैसे कलाकारों के पश्चिमी गीतों को भी समाहित कर लिया। किसी अन्य लड़की की भांति उसकी भी इच्छा थी कि वो अपनी टीम के अन्य सदस्यों की तरह जीन्स और पैंट पहने, क्योंकि पश्चिमी संगीत के लिए साड़ी जैसा पारंपरिक परिधान उपयुक्त नहीं था। किंतु वो ये देखकर थोड़ा चिंतित हो गई कि उसके परिवार वालों की पसंदीदा पश्चिमी पॉप गायिका उषा उत्थुप नाइट क्लबों में साड़ी पहनकर अपनी प्रस्तुतियां देती थीं। संभव है कि परिवार की ओर से इंदिरा के समक्ष उत्थुप को
उसके आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने का मुख्य कारण यही हो। ऐसी स्थिति में इंदिरा ने अनुभव किया कि रूप की अपेक्षा विषय अधिक महत्वपूर्ण था और उसकी पारंपरिक वेशभूषा को उसकी प्रतिभा को संकुचित करने का बहाना नहीं बनाया जा सकता था। यही बात इंदिरा के लिए भी सच थी, क्योंकि उसकी परंपराएं उसे स्कर्ट पहनने के विषय में सोचने तक की भी अनुमति नहीं देती थी, क्योंकि वो अपनी टांगों को उघाड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। फिर भी वो जीन्स और पैंट अवश्य पहनना चाहती थी, परंतु उचित समय अभी भी उसकी परिधि में नहीं था। परिधान कोई उचित सीमांकन कारक नहीं हो सकता था। अतः इंदिरा ने अपनी प्रतिभा एवं विशेषता को निखारने का चयन किया, जो प्रतिस्पर्धात्मक जगत में अपने जीवन को स्थिर करने में सहायक बन सके। उसकी माँ शांता लड़कियों को सिखाती रहती थी कि बजाय इसके कि तुम अपने पास किसी के आने की प्रतीक्षा करती रहो, कभी तुम्हें अवसर प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना पड़ सकता है और इसकी पहल तुम स्वयं करो। इंदिरा ने अपनी माँ के इस सुझाव पर अमल करते हुए अपने कॉलेज की पत्रिका के लिए विज्ञापनों की बिक्री हेतु प्रायोजकों से मिलने की पहल की। ये बात अलग थी कि धन के अभाव में उस वर्ष पत्रिका प्रकाशित नहीं हो सकी, क्योंकि इस कार्य के लिए कॉलेज से बाहर निकलना और बाजार के व्यापारियों, उद्योगों और कार्यालयों में लोगों से मिलना आवश्यक था। ये काम लड़कों को सौंप दिया गया। इसके लिए कॉलेज से बाहर निकलने की स्वैच्छिक पहल इंदिरा ने स्वयं की, और केवल इतना ही नहीं, वो एक स्वाभाविक नेता के रूप में उभर कर सामने आई। इंदिरा ने ये लोकाचार पहले ही सीख लिया था कि कार्य पूरा होने तक उसे निरंतर करते रहना चाहिए और कभी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, और कार्य को इस तरह करना चाहिए जैसे ना तो पहले किसी ने किया हो और ना ही भविष्य में कोई उस तरह कर सके। जब आप किसी काम को अपने हाथ में लेते हैं तो वो चुनौती बन जाता है और आपको किसी को भी निराश करने का कोई अधिकार नहीं है। एक साक्षात्कार में वो कहती है, मेरे माता पिता और पितामह ने सबसे पहले मुझे यही सिखाया था कि जब तुम कोई काम करो तो तुम्हें किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक अच्छा करना चाहिए। कितना सरल है ये, आप किसी को भी निराश नहीं कर सकते। वो स्वीकार करती है कि ये भावना मेरे मन में तब से लेकर आज तक निरंतर समाई हुई है। किसी परियोजना को अपने हाथ में लेने का निर्णय अपनी इच्छा शक्ति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के समान है कि आप तमाम अड़चनों के बावजूद उस कार्य को पूर्ण करने के प्रति वचनबद्ध हैं। वो बड़े गर्व से कहती है कि काम करने का इसके अतिरिक्त कोई अन्य तरीका उसे ज्ञात नहीं है, और ये ऐसी रीति है जिसे वो अपनी टीम के अन्य सदस्यों में विकसित करना चाहती है, क्योंकि उनके मतानुसार सफलता का अंतिम और एकमात्र उपाय यही है। उसके कॉलेज की अनेक ऐसी छात्राएं हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान अपनी विशेषताओं का उल्लेख किया था, और कहती है कि यदि वे विशेषताएं कोई संकेत थीं तो वे निश्चय ही तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। वे स्वयं को आत्मविश्वासी, विशिष्ट एवं क्रियाशील मानती हैं। स्वयं कोई पहल कर सकती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि जो भी काम वे अपने हाथों में लेंगी उसे पूरा अवश्य करेंगी। वह नारी सशक्तिकरण की एक प्रतिमूर्ति थी। ये केवल शिक्षा की बात नहीं थी कि उसने सर्वाधिक प्रभावित किया। जब उसके समग्र व्यक्तित्व की बात आती है तो वो सदैव शीर्ष पर नजर आती है, और यही कारण था कि वो अपने प्रोफेसरों की दृष्टि में हमेशा श्रेष्ठ बनी रही। चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में आयोजित होने वाली कोई गतिविधि हो अथवा खेल का मैदान हो, वो सभी गतिविधियों में खुलकर भाग लेती थी। इंदिरा प्रयोगशाला में कार्य करते समय गंभीरता की प्रतिमूर्ति बन जाती थी। वो कहीं भी रहे, उसे ये ज्ञात होता था कि उसके इर्द गिर्द लोग क्या कर रहे थे। उसके पास पर्यवेक्षण की अद्भुत शक्ति थी। उसके विषय में उसके एक प्रोफेसर स्मरण करते हुए बताते हैं कि कॉलेज में ऐसा कोई काम नहीं था जो उसने नहीं किया। परिस्थिति की मांग पर वो अत्यंत स्पष्टभाषी भी बन जाती थी।
इसे प्रमाणित करने का एक दृष्टांत है। एक बार उसकी कक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा गया जिसे हल कर पाना विद्यार्थियों के लिए अत्यंत कठिन था, जिससे उसके सहपाठियों के बीच नाराजगी उत्पन्न हो गई। इंदिरा ने अगुवाई करते हुए सभी को प्रयास करने का सुझाव दिया और तत्पश्चात लड़कियों के एक समूह के साथ प्रोफेसर के कक्ष में जाकर सशक्त रूप से उनसे कहा कि प्रश्न की प्रकृति के कारण लड़कियां उसे हल नहीं कर पाईं। वो प्रश्न की त्रुटि से प्रोफेसर को सहमत करने में सफल रही, जिसका परिणाम सुखद रहा। पुनर्परीक्षा का आदेश दे दिया गया। इससे जीवन में हमें ये सबक सीखने को मिला कि यदि आप किसी समस्या को हल करने का उचित दृष्टिकोण अपनाते हैं तो ये निश्चित है कि आप सफल अवश्य होंगे। सन 1974 में इंदिरा ने अपनी स्नातक शिक्षा पूर्ण कर ली थी और भविष्य के विषय में निर्णय लेने का समय आ गया था। अपने शैक्षणिक कार्य प्रदर्शन के आधार पर उसे शिक्षण अथवा अनुसंधान का चयन करना चाहिए था, क्योंकि अधिकांश अन्य लड़कियां उस समय वही करने की इच्छुक थीं। परंतु इंदिरा का मामला भिन्न था। वो शांत होकर बैठ गई और उसने अपनी विगत गतिविधियों का सावधानी पूर्वक परीक्षण किया। इसमें शैक्षणिक और सह पाठ्यक्रमिक गतिविधियों के साथ साथ उसके व्यक्तित्व के सशक्त बिंदु और अंत व्यक्तित्व कौशल भी शामिल थे। इसके बाद उसने निर्णय किया कि उसके भाग्य में शिक्षक अथवा अनुसंधानक या चिकित्सक होना नहीं लिखा है। किसी समय उसने डॉक्टर बनने का सपना अवश्य देखा था, परंतु तभी उसने महसूस किया कि कोई निर्णय लेने का यही उपयुक्त समय था। भाग्य अपना ही खेल खेल रहा था। वो एक साक्षात्कार में कहती है, मैं भी भाग्य और भविष्य पर विश्वास करती हूँ। मैं प्रसूति रोग विशेषज्ञ यानी जच्चा बच्चा डॉक्टर बनना चाहती थी, किंतु आप स्वयं देख सकते हैं कि आज मैं क्या हूँ। अब वो अपने अगले लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने को तैयार थी, परंतु इसके लिए उसे शहर से बाहर जाने की आवश्यकता थी, जहां वो अपने पितामह की सतर्क आंखों एवं अपनी मां की परवाह करने वाली किंतु उत्सुक आंखों के सामने रहती थी। यही वो समय था जब उसे अपने बचपन में अर्जित सभी मूल्यों एवं गुणों तथा कॉलेज में ग्रहण किए समस्त अनुभवों की परीक्षा करनी थी। आप सुन रहे हैं ए.के. गांधी द्वारा लिखी गई किताब इंदिरा नूई अंतरावलोकन, चैप्टर 3 बंध भंजन। स्नातक शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी और अब अपने भावी कृत्यों को निर्धारित करने का ये उपयुक्त समय था। उसे एक ऐसा निर्णय लेना था जो उसकी आजीविका यानी व्यवसाय के लिए निर्णायक सिद्ध हो। इंदिरा शिक्षण अथवा अनुसंधान के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहती थी। एक आध बार उसने प्रसूति रोग विशेषज्ञ बनने का स्वप्न अवश्य देखा था, लेकिन उसने उसके विपरीत कुछ और करने का प्रयास किया। पथ प्रदर्शक के रूप में उसके पास उसकी बड़ी बहन चंद्रिका थी, जो पहले ही भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM अहमदाबाद में थी। शांता रसोई में काम कर रही थी और इंदिरा गहरे विचारों में खोई हुई बैठकर सोच रही थी कि वो अपने बारे में क्या निर्णय करे। वो खुशकिस्मत थी कि उसके पास सहयोगी माता पिता और दादाजी थे, परंतु उसकी ओर से निर्णय ना ले पाने की स्थिति में विवाह की झूठी धमकी वास्तविकता में बदल सकती थी। अतः सबसे महत्वपूर्ण ये था कि कोई निर्णय लिया जाए, न केवल उस धमकी से बचने के लिए, अपितु दुनिया को ये दिखाने के लिए कि वो निर्णय मात्र धमकी को बेअसर करने के लिए नहीं लिया गया था। पृष्ठभूमि में रेडियो पर उसके पसंदीदा गायक बेला फॉन्ट का लोकप्रिय गीत बज रहा था। उस समय उसे इस बात का कोई आभास नहीं था कि उसका निर्णय एक दिन उसे उसके सामने ले जाकर खड़ा कर देगा। उसके सामने एक विकल्प ये था कि वो चंद्रिका का अनुसरण करे, परंतु चंद्रिका उसे पहले ही उससे दूर रहने का निर्देश दे चुकी थी। चंद्रिका पहले ही स्वयं को दीपशिखा के रूप में प्रमाणित कर चुकी थी, क्योंकि वो परिवार में अब तक की पहली ऐसी लड़की थी जो पारिवारिक सीमाओं को लांघकर
शहर के बाहर पढ़ने गई थी। एक प्रकार से वो पारिवारिक दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन था। अंततः उसने भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता में प्रवेश लेने का निर्णय लिया। इंदिरा ने वहां अपना पंजीयन PGDBA यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कराया। अधिकतर युवा उन दिनों प्रबंधन की पढ़ाई हेतु नहीं जाते थे, लेकिन जो गए वे अग्रदूत सिद्ध हुए, क्योंकि वे देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था की नींव रखने गए थे। इंदिरा के निर्णय से उसके अभिभावक चकित नहीं हुए, क्योंकि चंद्रिका पहले ही बिजनेस स्कूल में थी। उन्हें चौंकाने वाला तथ्य ये था कि एक सीधी सादी लड़की ने मार्केटिंग विषय का चयन किया था। ऐसा माना जाता था कि मार्केटिंग का विषय नवयुवकों के लिए उपयुक्त था, परंतु यहाँ तो एक लड़की थी जो पुरुषों के क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रही थी। यदि ऐसे बाह्य क्षेत्र में लड़की अपने पारंपरिक परिधान में जाकर सफलता प्राप्त करती तो संदेह बना रहता। किसी भी परिवार के लिए उसके बच्चे का उसकी आंखों से दूर जाना अच्छा नहीं माना जाता, और यदि कोई लड़की घर से दूर जा रही हो तो चिंता और भी बढ़ जाती है। शांता ऐसी चिड़िया की भांति थी जो अपने बच्चों को घोंसले में पाल पोस कर बड़ा करती है, और एक दिन बच्चे उसे छोड़कर अनजान जगह पर दाना चुगने हेतु उड़ जाते हैं और बेचारी माता चिड़िया घोंसले में अकेली रह जाती है। पिछले साल जब चंद्रिका ने घर छोड़ा था तो उसे अधिक महसूस नहीं हुआ था, लेकिन छोटी बेटी को विदा करना एक हृदय विदारक घटना थी। फिर भी शांता ने अपने आंसुओं को आंखों से बाहर नहीं आने दिया। उसने अपनी लड़कियों के विवाह के विरुद्ध जाने का निर्णय इसीलिए किया था ताकि उन्हें अपने पंख फैलाने का भरपूर अवसर मिले। अब अगला कदम उठाने का समय आ गया था, और ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर वो खुद को कमजोर साबित नहीं कर सकती थी। इंदिरा को विदाई देने हेतु जितने भी लोग एकत्र हुए थे, उन सभी ने उसे अनेक सुझाव दिए, जैसे कि उसके MCC में प्रवेश लेने के समय हुआ था। नई स्थिति के दृष्टिगत सलाह के भी नए शब्द कहे गए। किसी ने कहा कि पत्र लिखती रहना, जिन लोगों से तुम्हें कलकत्ता में सहायता लेने की आवश्यकता पड़े उनके नाम और टेलीफोन नंबर लिखकर रख लेना, इत्यादि। जिस प्रकार की शिक्षा और जीवन मूल्य उसके परिवार ने उसे दिए थे, उसे देखते हुए परिवार के लोग अपनी बेटी के प्रति आश्वस्त थे। इंदिरा IIMC में 1976 में पहुंची। संस्थान का परिसर हाल में ही अपने नवनिर्मित वर्तमान परिसर में स्थानांतरित हुआ था, जहां उसे अनेक नवनिर्मित सुविधाएं प्राप्त हुई। अब उसके लिए अपनी नई पहचान बनाने का अवसर आ गया था। आश्वस्त, स्पष्टवादी और उत्साही तो वो पहले से ही थी, और उसकी इन्हीं विशेषताओं ने उसे पढ़ाई में भी उत्तम करने की दिशा में प्रवृत्त किया। हालांकि उसने अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग, उपभोक्ता प्रवृत्ति, विक्रीय प्रबंधन इत्यादि में अच्छे अंक प्राप्त किए, लेकिन इसके बावजूद वो कभी भी संस्थान की मानद सूची में अपना स्थान नहीं बना सकी। उसके विषय पाठी उसे आश्वस्त, निर्भीक, मित्रवत एवं सहायक के रूप में देखते थे। IIM में अध्ययन एक कठिन कार्य है, परंतु वो संगीत और खेल जैसी पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने के लिए समय निकाल लेती थी। वो क्रिकेट और टेबल टेनिस में भी अच्छी रुचि लेने लगी थी। उसके साथी खिलाड़ी उसे ऐसे दुर्दांत प्रतिद्वंदी के रूप में देखते थे जिसके खेल में आक्रामकता होती थी। प्रबंधन ऐसा क्षेत्र है जिसके विद्यार्थी से पूर्णतया शैक्षणिकता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सर्वगुण संपन्न होने की अपेक्षा की जाती है। इंदिरा के लिए विविध गतिविधियों में भाग लेना पूर्णतः तात्कालिक था, और यही कारण था कि औसत शैक्षणिक प्रदर्शन होने के बावजूद वो अपने गुरुजनों और विषय पाठियों के दिलों को जीतने में सफल रही। IIMC से स्नातक होने के लगभग 30 वर्षों बाद वो उसमें सम्मानित अतिथि बनकर वापस लौटी। डीन अनिद्या सेन ने उनका परिचय ऐसे व्यक्ति के रूप में कराया
जिसका नाम संस्थान के मानद पटल पर कभी स्थान नहीं पा सका। फिर भी वो उनकी प्रख्यात स्नातकों में से एक बनकर उभरी। इंदिरा ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कहा कि समय के साथ साथ मनुष्य की सोच भी बदल जाती है। जिस समय उसने यहाँ प्रवेश लिया था, उस समय अनेक लोगों ने कहा था कि पुत्रियों को घर की दहलीज के बाहर कदम नहीं रखना चाहिए, और लड़की के शहर से बाहर निकलने की बात पर तो हमेशा नाना ही होती थी। यदि उसे अपने घर वालों का समर्थन ना मिलता तो उसे भी घर से बाहर निकलने के नाम पर विवाह की धमकी मिलती। इंदिरा IIMC में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद काम करने के लिए चेन्नई लौट आई। उसने मैनचेस्टर यानी ब्रिटेन स्थित एक ब्रिटिश टेक्सटाइल कंपनी टूटल से अपना करियर शुरू किया। वहां से छलांग लगाकर उसने जॉनसन्स एंड जॉनसन्स के बंबई कार्यालय में ब्रांड मैनेजर के रूप में प्रवेश किया। ये कंपनी घरेलू इस्तेमाल में आने वाली वैयक्तिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करती थी। इसने स्त्रियों के उपयोग में आने वाले अपने नए उत्पाद स्टे फ्री को अभी हाल ही में ही बाजार में उतारा था, जिसे भारत में अभी महिलाओं की स्वीकृति मिलनी शेष थी। इस उभरती लड़की के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इंदिरा को इस उत्पाद का बाजार से परिचय कराने और इसकी विशिष्ट पहचान बनाने की आवश्यकता थी। आप सुन रहे हैं A.K. गांधी द्वारा लिखी गई किताब इंदिरा नूई अंतरावलोकन। अब आगे चलकर एक साक्षात्कार में इंदिरा ने स्वीकार किया कि आप भारत में सैनिटरी सुरक्षा को विज्ञापित नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस दौरान स्त्रियों की सोच अत्यंत संकुचित होती थी। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये था कि वो आर्थिक रूप पर भी स्वतंत्र नहीं थी और अपनी निजी स्वच्छात्मक सुरक्षा के मामलों में पुरुषों से बात नहीं करती थीं। इंदिरा ने इस ब्रांड को भारत में स्थापित करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। इसके बाद वो मेटर बर्डशेल लिमिटेड में चली गई। बेहतर संभावनाओं की तलाश में इंदिरा एक के बाद दूसरी नौकरी हेतु छलांग लगाती रही, लेकिन उसके रूढ़िवादी समुदाय में इस उछल कूद को अच्छा नहीं माना जाता था। यहाँ तक कि प्रगतिशील विचारों वाले उसके दादाजी भी इतनी जल्दी जल्दी नौकरियां बदलने के समर्थक नहीं थे। पुरानी सोच के लोग इस बात में बुद्धिमानी समझते थे कि आपको अपने प्रथम नियोक्ता के प्रति निष्ठावान एवं कृतज्ञ होना चाहिए। थोड़े से आर्थिक लाभ के लिए उसे छोड़ना नहीं चाहिए। परंतु यहाँ तो एक ऐसी लड़की थी जो नौकरी दर नौकरी बदलती जा रही थी, जबकि रूढ़िवादी परिवार के लिए जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं था। दूसरी ओर इंदिरा सोचती थी कि उसका जीवन अभी शुरू ही हुआ है, और यदि वो अपने लिए कोई जीवनोपयोगी व्यवसाय बनाना चाहती थी तो उसके लिए सीखना ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव था। भिन्न भिन्न वातावरण में काम करना और भिन्न स्थितियों में संवाद स्थापित करके समस्याओं का हल खोजना उसे अपना व्यक्तित्व निखारने में सहायक सिद्ध हुआ। उसे व्यावसायिक और वैयक्तिक तौर पर आगे बढ़ना था, इसलिए उसने अपने लिए एक प्रारूप तैयार कर लिया था। नौकरी में 2 वर्ष गुजारने के बाद उसने तय किया कि अब उसके अगले स्तर पर जाने का समय आ गया था। इंदिरा किसी राज्य अथवा देश के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए बनी थी। तो फिर इस छोटे से शहर में भला वो अधिक समय तक कैसे टिकी रह सकती थी? वो वर्तमान परिस्थितियों में ठहरना नहीं चाहती थी, अतः उसे सुरक्षित 4 दीवारी से बाहर निकलने की आवश्यकता थी। वो सोचती थी कि यदि उसे अपने सपनों को साकार करना है तो उसे अमेरिका जाना चाहिए। वो अक्सर ऐसे अवसर का स्वप्न देखा करती थी जो उसे वहीं प्राप्त हो सकता था। उसने विवरणों पर दृष्टि डालते हुए पाया कि अमेरिका ही वो स्थान है जहां उसकी मनपसंद गतिविधियां हो रही थी। निष्कर्षतः उसने सोचा कि यदि उसे जीवन के शिखरतम सोपानों पर पहुंचना है तो उसे वहीं यानी अमेरिका में होना चाहिए। उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि वो अमेरिका में ही बसना पसंद करेगी। एक बार उसने कहा भी था, मेरे मन में हमेशा US में बसने की ललक, इच्छा और नशा था। दुनिया में उसके सपनों का देश उसे जो कुछ दे सकता था
उसकी समस्त उर्वरा पर विचार करने और एक विज्ञापन देखने के बाद उसने येल विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने का निर्णय किया। उसकी छठी इंद्रिय ने उससे कहा कि उसे वहीं होना चाहिए। इस संबंध में कोई दूसरा विचार नहीं था। उसने अविलंब डाकघर जाकर क्लर्क से येल विश्वविद्यालय हेतु अपना लिफाफा स्वीकार करने का आग्रह किया। उस दौर में डिजिटल व्यवस्था नहीं थी, सब कुछ मैनुअल अर्थात कागजी कार्यवाही पर निर्भर था। उत्तर प्राप्त होने में हफ्तों महीनों का समय लग जाता था। अक्सर उसे इस बात का संदेह होता था कि उसे कोई उत्तर मिलेगा भी या नहीं। अंततोगत्वा उसे जिस चीज की प्रतीक्षा थी वो उसे मिल गई। उत्तर मिलने पर उसे अभूतपूर्व हर्ष का अनुभव हुआ। ये वर्ष 1978 की बात है जब उसे वहां प्रवेश मिला। शेष इतिहास है। पहले उसे भी कुछ संशय था। ये और बात थी कि उसके माता पिता और पितामह ने उसे देश के अंदर किसी दूसरे शहर में जाने की अनुमति प्रदान कर दी थी, परंतु बेटी को किसी अन्य देश में अकेले भेजना उनके लिए बिल्कुल दूसरी बात थी, विशेषतः उसके माता पिता के लिए, जो अक्सर उसे स्मरण कराते थे कि जीवन में खुशियां लाने के लिए विवाह करना पूर्णतया आवश्यक था। इंदिरा स्मरण करते हुए बताती है कि उसे इस बात का कतई कोई ज्ञान नहीं है कि उसके माता पिता ने उसे बाहर जाने की अनुमति कैसे दी। उसे इस बात का विश्वास है कि उसके अभिभावकों ने इस मामले में अन्य लोगों की राय अवश्य ली होगी। वो कल्पना कर सकती है कि रूढ़िवादियों ने अवश्य उसके विरुद्ध राय दी होगी और प्रगतिशील लोगों ने अवश्य ही उनसे कहा होगा कि लड़की को वहां जाकर अपना सपना पूरा करने दो। किसी लड़की को विदेश भेजने के विरुद्ध दो प्रबलतम तर्क भोजन और विवाह के बारे में दिए गए होंगे। पारंपरिक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाली लड़की बाहर जाकर जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि शाकाहारी भोजन की चाह अत्यंत सीमित थी। ऐसे रूढ़िवादी परिवार की लड़की के विदेश जाने के बाद उसे दक्षिण भारतीय पारंपरिक खाद्य पदार्थ मिलना कठिन था। जो लोग कभी विदेश नहीं गए थे उनकी ओर से अत्यंत हास्यास्पद तर्क दिया गया। अन्य देशों में कोई आचार संहिता यानी नीति नहीं है। जवान लड़कियां आसानी से बलात्कारियों का शिकार हो जाती हैं। युवा लोग विदेश जाने के बाद नशेड़ी बन जाते हैं और ऐसी अनेक अलूल जलूल बातें सुनने को मिली। उसके पक्ष में जो बात काम कर गई वो ये थी कि उसकी बड़ी बहन चंद्रिका IIMA की डिग्री लेकर पहले ही अपनी किस्मत आजमाने और सिटी बैंक की नौकरी करने भारत से बाहर बेरूत जा चुकी थी। इस प्रकार से वो खुद को सौभाग्यशाली मानती है कि उसे बाहर जाने की अनुमति मिल चुकी थी। वस्तुतः अमेरिका में रहने वाले परिचितों से उसका ध्यान रखने के लिए कहा जा चुका था। चंद्रिका के पहले से ही विदेश में होने के कारण अभिभावकों ने इंदिरा को रोकने के बारे में खुद को असमर्थ पाया होगा। यदि वो उसे रोकने का प्रयास करते तो उसके साथ घोर अन्याय होता। उसकी मां शांता ने केवल इतना ही कहा कि वो विदेश में जाने के बाद नए हालात में अपनी परंपराओं और सांस्कारिक मूल्यों का पालन अवश्य करे, क्योंकि सभी स्थितियों में मूल्य स्थिर नहीं रह पाते हैं। उसके प्रस्थान से पूर्व वाला सप्ताह अत्यंत व्यस्त एवं भावुक था। दिन जहां सूचियां बनाने और बाजार जाने, खरीदारी करने और चीजों को एकत्र करने में गुजरता, वहीं शाम का समय लोगों से मिलने जुलने में बीतता, जहां परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर विविध विषयों पर चर्चा करते। विस्तृत सूचियों पर विवरण सहित चर्चा हो चुकी थी। कपड़े, भोजन, आचार, कागज इत्यादि पैक किए जा चुके थे। उसके लिए कौन से कपड़े आरामदेह रहेंगे। उसके पास साड़ियों से भरी एक पूरी अलमारी थी, परंतु ठंडे मौसम के लिए वे उपयुक्त नहीं थी। चेन्नई में ऊनी कपड़ों की थोड़ी समस्या थी, क्योंकि वहां का मौसम समशीतोष्ण एवं सुखद होता था और सर्दी का मौसम कभी आता ही नहीं था। उसने अपने ऊनी कपड़े कलकत्ता यानी जो अब कोलकाता है वहां से लिए, परंतु वहां भी कुछ खास सर्दी नहीं होती थी, इसीलिए वहां से पर्याप्त ऊनी कपड़े खरीद पाना कठिन था।
अंततः यही निर्णय हुआ कि जितने गर्म कपड़े कलकत्ता से मिल सकते हैं वे खरीद लिए जाएंगे तथा यदि और कपड़ों की ज़रूरत हुई तो वे कनेटिकट पहुंचने पर ले लिए जाएंगे। उसके माता पिता चाहते थे कि उसकी ज़रूरत की छोटी से छोटी चीज़ यहीं से ले ली जाए ताकि विदेशी धरती पर उसे कोई ख़ास कठिनाई ना हो। एक पड़ोसी ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि उसके पहनने के लिए गर्म अंदरूनी कपड़े ले लिए जाएं ताकि अमेरिका में उनसे मदद मिले। इस बात की संभावना बहुत कम थी कि इंदिरा को विदेश में खाने की पारंपरिक वस्तुएं मिलें, इसलिए उसे विदेश में अनुपलब्ध वस्तुएं देने की भरपूर कोशिश की गई। घर के लोग उसे अचार का डिब्बा देना चाहते थे, परंतु उससे कपड़े खराब हो जाने की आशंका थी। आखिरकार इंदिरा ने मन में ठान लिया कि वहां उसे जो कुछ मिलेगा वो उसी से अपना काम चला लेगी और स्वयं को नई परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेगी। उसने इस मुहावरे का अनुसरण किया, यदि तुम रोम में हो रोमनों जैसा व्यवहार करो। अपनी यात्रा की तैयारी के अंतिम चरण में उसने ढेर सारे मंदिरों की यात्रा की, जहां शांता ने प्रसादम लिया और उसकी सुरक्षा तथा परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। यद्यपि ये यात्राएं विशेष रूप से इंदिरा के कल्याणार्थ की गई थीं, फिर भी उसकी मां शांता इस दौरान अपनी बड़ी बेटी चंद्रिका को भी याद करती रही। इंदिरा को अलविदा करने के लिए परिवार के लोग शीघ्र ही बॉम्बे हवाई अड्डे पर पहुंच गए। हवाई जहाज ने जैसे ही उड़ान भरी, उसके विचारों में मिश्रित प्रतिक्रिया होने लगी। एक मिनट के लिए वो सोचती कि उसके माता पिता और दादाजी उसे कितना प्यार करते थे, वो उसका कितना ख्याल रखते थे, और दूसरे मिनट वो अमेरिका में अपनी भावी संभावनाओं के बारे में सोचने लग जाती थी। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इंदिरा भाग्य में विश्वास करती थी। भाग्य ने उसे उस स्थान पर पहुंचा दिया था जहां वो अपने सपनों को साकार कर सकती थी। एक बार उसने प्रसूति रोग विशेषज्ञ यानी गायनेकोलॉजिस्ट बनने के बारे में सोचा था, लेकिन उसके भाग्य को वो मंजूर नहीं था। परंतु अब वो ऐसी स्थिति में थी जहां वो लाखों लोगों के मन में उम्मीद की किरण जगा सकती थी। उसके मन में अगला विचार ये आया कि वो अपने पीछे घर में किसकी कमी महसूस करने जा रही थी। उसके विचार सबसे पहले उसे अपने माता पिता और दादाजी, कज़न भाई बहन, रिश्तेदारों और शिक्षकों की ओर ले गए। तत्पश्चात उसका मन उन स्थानों की ओर मुड़ गया जिनकी कमी वो सर्वाधिक महसूस करने वाली थी। सर्वप्रथम उसने कल्पना की कि वो वाणी महल में एक सजीव कार्यक्रम में थी और अनुमान लगाने का प्रयास कर रही थी कि कौन सा राग शुरू होने जा रहा था। उसके बाद उसके विचार उसे मरीना बीच ले गए, जिसकी यात्रा उसने अपने माता पिता के साथ कई अवसरों पर की थी। उसके विचार अनेक अन्य स्थानों पर भी भटके। ये सब सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला कि कब निद्रा रानी ने उसे अपनी गोद में लेकर सुला लिया, जबकि उसका विमान अनेक महासागरों के ऊपर से ऐसे उड़ता जा रहा था मानो वो लड़की को ऐसे स्थान पर सुरक्षित पहुंचाने के मिशन पर था जहां वो अपने सपनों को साकार करते हुए खुद को दुनिया के लिए एक निधि सिद्ध कर सके। आप सुन रहे हैं ए.के. गांधी द्वारा लिखी गई किताब इंदिरा नूई अंतरावलोकन। अब आगे। चैप्टर 4, समुद्र तट से आगे। विमान परिचारिका यानी एयर होस्टेस की इस घोषणा पर कि विमान धरती को छूने वाला है, इंदिरा जागी और हाथ मुंह धोकर अनजाने स्थान पर उतरने के लिए तैयार हो गई। एक और जहां अनेक लोगों ने सोचा होगा कि वो अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले थे, इंदिरा अपनी ममतामयी मां के बारे में सोच रही थी। उसने अपनी बेटियों की रक्षा हेतु प्रत्येक हमला ईर्ष्यापूर्वक स्वयं झेल लिया। इंदिरा ने बुदबुदाते हुए अपनी मां को प्यारा सा धन्यवाद अम्मा कहा। इसके बाद उसने चकित होकर कहा, इस समय वो अवश्य ही मात्र यही सोच रही होगी कि वो अपनी 2 बेटियों का विवाह
कैसे करेगी। इसी उधेड़ बुन में जब उसने खिड़की से बाहर की ओर देखा तो वो मन ही मन मुस्कुरा उठी। एक ओर जहां हजारों मील दूर विमान उतरने की तैयारी कर रहा था, वहीं दूसरी ओर शांता टेलीफोन से कान लगाए बैठी थी। वो अपनी नन्ही प्यारी बेटी के सुरक्षित पहुंचने की सूचना पाने के लिए व्याकुल होकर प्रतीक्षा कर रही थी। वो भले ही बड़ी हो गई थी, फिर भी माता पिता, विशेषतः माँ की दृष्टि में बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। यात्रा सुखद एवं सुंदर थी, लेकिन इंदिरा विमान परिचारिकाओं द्वारा परोसे जाने वाले भोजन को लेकर सतर्क थी। जब भी उसे खाना दिया जाता, वो व्याग्रता पूर्वक पूछती, इसमें कोई मांसाहारी तत्व तो नहीं है? हल्के झटके के साथ विमान धरती पर उतर गया। किसी विमान में यही वो पल था जो उसे अच्छा नहीं लगता था। वो तेजी से ऊंचाइयां छूना चाहती थी और नीचे नहीं जाना चाहती थी। ये वही पल था जिसके लिए उसने अपने माता पिता से अमेरिका जाकर पढ़ने की अनुमति मांगी थी, और कितनी आसानी से उसने अनुमति प्राप्त कर ली थी। इंदिरा प्यारी यादों में खोकर कहती है, मैंने अपने माता पिता से अमेरिका में पढ़ाई की अनुमति मांगी। उन्हें पूरा यकीन था कि मुझे प्रवेश नहीं मिलेगा, अथवा ये कि मुझे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने मुझे प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित किया। इंदिरा कहती है कि उनकी माँ की सबसे बड़ी चिंता शादी के प्रति थी। रूढ़िवादी महिला होने के नाते वो चाहती थी कि उसकी बेटियों की शादी हो जाए, और आगे चलकर समस्या अधिक बढ़ गई, क्योंकि उनके घर बड़े पैमाने पर विवाह के प्रस्ताव आने लगे, जिनमें से कई प्रस्ताव तो सचमुच बहुत अच्छे थे। किसी लड़की के घर वालों के लिए ऐसे प्रस्तावों को ठुकराना भी असामान्य था। जब इंदिरा से पूछा गया कि उन प्रस्तावों के कारण क्या कभी उसने कोई दबाव महसूस किया, तो उसने साफ कहा, नहीं। अपने चेहरे पर मासूम सी मुस्कान लाते हुए उसने कहा कि एक पारंपरिक परिवार में बड़ी लड़की का विवाह उससे छोटी लड़कियों से पूर्व होना चाहिए, इसलिए मुझसे अधिक दबाव चंद्रिका पर होना चाहिए था। मेरे लिए खुशी की बात यह थी कि उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया था, और मेरी शादी उसकी शादी से पहले नहीं हो सकती थी, इसीलिए मुझे आगे बढ़ने और सपने देखने का लाइसेंस मिल गया था। सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद एक पल के लिए ठिठक कर उसने अपने चारों ओर देखा और सभी नकारात्मक और सकारात्मक जानकारियों पर विचार किया जो उसे उसके घर पर एकत्र हुए विभिन्न लोगों द्वारा दी गई थी। यद्यपि चंद्रिका, जो पहले ही विदेश में रह रही थी, द्वारा विदेशी लोगों और भोजन के विषय में दी गई जानकारियों को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकी, फिर भी उसकी मनोदशा अभी ठीक नहीं थी। वो चीज़ों को खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी, क्योंकि दो अलग अलग व्यक्ति समान स्थिति की व्याख्या अलग अलग तरीके से कर सकते थे। निपटान यानी क्लियरेंस काउंटर की ओर बढ़ते समय इंदिरा हमेशा की तरह खुद को पहले की तरह आत्मविश्वासी नहीं पा रही थी। वो सावधानी से अपने कागजात, अपना पासपोर्ट, प्रवेश पत्र और प्रपत्र 120 लेकर पंक्ति में खड़ी हो गई। यद्यपि हवाई अड्डे के कर्मचारियों का व्यवहार सहयोगपूर्ण था, फिर भी उन लोगों के देखने के तरीके से उसे थोड़ी असुविधा अवश्य हुई। इस प्रक्रिया में अधिक समय नहीं लगा और वहां से बाहर निकलते ही वो अंततः अपने सपनों की दुनिया में पहुंच गई। अमेरिका वो स्थान था जहां उसे अपना जीवन बिताना था। यद्यपि उस समय ये तथ्य उसे ज्ञात नहीं था। विश्वविद्यालय पहुंचना उसकी पहली प्राथमिकता थी, इसलिए वो बस टर्मिनल की ओर बढ़ गई। वो मिश्रित भावनाओं की गठरी बनी हुई थी। एक पल के लिए वो खुद को असुरक्षित, अनिश्चित महसूस करती और दूसरे ही पल रोमांचित हो उठती थी। शीघ्र ही उसका परिचय एक नई दुनिया से होने जा रहा था। लेकिन ये बात तो पक्की थी कि अमेरिका की हवा कलकत्ता या बंबई की हवा से भिन्न एवं सुखद थी। जैसे ही बस न्यू हेवन पहुंची, उसने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। वो चीज़ों को अच्छी तरह देख समझ लेना चाहती थी,
चाहे वाहन अथवा सड़क हो या खेत। चीजों की प्रचुरता देखकर वो स्तब्ध थी। लोग काम में व्यस्त थे, परंतु वहां कोई भीड़ नहीं थी। हर काम सुनियोजित ढंग से सावधानी पूर्वक हो रहा था। प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के परिसर में अपना कमरा पाने में उसे थोड़ा समय तो लगा, परंतु कोई खास तकलीफ नहीं हुई। अपना सामान रखकर वो एकल बिस्तर पर लेट गई। जीवन का नया चरण प्रारंभ होने को था। वो ठीक ठाक पहुंच गई थी और अपना कमरा व्यवस्थित कर रही थी। अपने घर वालों को ये जानकारी देने हेतु फोन करने से पूर्व अपनी भावनाओं को संयत कर लेना चाहती थी। अपना कमरा खोजने के लिए उसे किसी से सहायता लेने की आवश्यकता पड़ी और उसने पाया कि वहां के लोग अत्यंत सहयोगी एवं हमदर्द थे। परिसर अत्यंत विशाल होने के बावजूद हर एक चीज सुव्यवस्थित थी, क्योंकि विद्यार्थियों की समूची संख्या को 12 कॉलेजों में विभक्त कर दिया गया था और प्रत्येक कॉलेज में स्वतंत्र सुविधाओं के साथ लगभग 400 से ऊपर विद्यार्थी थे। वो दुनिया का प्रमुख शोध विश्वविद्यालय था, जिसका श्रेय उसकी प्रणाली और सुविधाओं को दिया जाना चाहिए। सर्दी का मौसम अभी कुछ महीने दूर था, फिर भी इंदिरा को वहां का वातावरण शीतल लगा। इससे पूर्व IIMC में अध्ययन हेतु जाने से पहले उसने अपने जीवन में भारत में अनेक सांस्कृतिक व्यवस्थाएं देखी थी, परंतु वहां का सांस्कृतिक परिदृश्य पूर्णतः भिन्न था। उसके जीवन में शिक्षा का यह महत्वपूर्ण चरण था। उसे अपने आसपास के वातावरण को समझना और स्वयं को उसमें ढालना था, क्योंकि इसी आधार पर वो अपने निवास को सरल एवं सुगम सुनिश्चित करते हुए तथा अपनी उन्नति की संभावनाओं को सुदृढ़ करके अंततः जीवन में सफल हो सकती थी। उसके विचार एक बार पुनः अपने घर की ओर पहुंच गए। उसने अनुमान लगाया कि उसकी मां इस समय क्या सोच रही होगी। उसने याद किया कि उसकी मां किस तरह चंद्रिका के फोन की प्रतीक्षा करती थी और उसके लिए ये काम अब दुगना हो गया था, क्योंकि अब उसकी 2 बेटियां उससे दूर विदेश में थीं। इंदिरा ये सोचकर धीरे से मुस्कुरा उठी कि उसकी मां इस समय भ्रमित होगी कि दोनों बेटियों में किसके बारे में पहले सोचे। शांता धार्मिक गतिविधियों में लंबा समय बिताती थी और इंदिरा ने सोचा कि अब पूजा पाठ में वो अवश्य ही दुगना समय लगाती होगी। प्रगति पथ पर बढ़ने को प्रतिबद्ध इंदिरा बिस्तर से उठी, चीज़ों को करीने से व्यवस्थित किया और नहा धोकर अपनी पढ़ाई शुरू करने से पूर्व आवश्यक लिखा पढ़ी हेतु विश्वविद्यालय के कार्यालय की ओर चल पड़ी। अपने कमरे पर लौटते समय वो पुस्तकालय भी गई। एक समृद्ध पुस्तकालय देखकर वो अचंभित थी, क्योंकि पल भर के लिए उसने सोचा कि उसके अपने देश में शायद उस जैसा कोई पुस्तकालय नहीं था। उसने नए वातावरण में खुद को ढालने के दृष्टिकोण और उससे परिचित होने हेतु मेस यानी भोजनालय में झांक कर देखा। वो रास्ते में मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देखकर मुस्कुराती और ये देखकर प्रसन्न होती कि उसकी मुस्कान के प्रत्युत्तर में उसे मुस्कान ही मिलती थी। अब वो इस बात को सोचकर अधिक आश्वस्त महसूस कर रही थी कि विश्वविद्यालय में उसका निवास अब और अधिक लाभप्रद, सार्थक और समृद्धतर होने जा रहा था और अध्यापक उसकी जीवन की महान पूंजी बनने जा रहे थे। परिसर उसे ऐसे व्यक्तित्व के रूप में ढालने जा रहा था जो दुनिया में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने जा रही थी। उन दिनों भारत में अपने परिवार से संपर्क करना आज की तरह आसान नहीं था। आज आपके पास दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति से संपर्क करने के अनेक माध्यम हैं, परंतु जब इंदिरा ने येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में प्रवेश लिया था, उस समय बात भिन्न थी। अपने घर वालों से भारत में बात करना काफ़ी महंगा था। ईमेल जैसी सुविधाएं उस जमाने में नहीं थी। पत्रों को पहुंचने में हफ्तों का समय लग जाता था। छात्रवृत्ति के बावजूद इंदिरा उस पर निर्भर नहीं रह सकती थी और फ़ोन करना काफ़ी महंगा था, जिसे वो शायद वहन नहीं कर सकती थी। वो जब भी अपने घर वालों को फ़ोन करती, रिसीवर एक हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में केवल हेलो कैसी हो तुम
और मैं ठीक हूँ बोलने के लिए पहुंच जाता। आर्थिक तंगी के कारण घर वालों के साथ कभी विस्तार से बात करने का अवसर नहीं आया। उनकी अपनी आवाज़ में मात्र कुछ शब्द सुन पाना ही मेरे लिए आर्थिक रूप से संभव था। मात्र इतनी संक्षिप्त वार्ता में इतने अधिक पैसे खर्च हो जाते थे कि उसे अपने साथ ले जाए गए कुछ ही कपड़ों में अपना काम चलाना पड़ता था। आने वाली सर्दियां इस समस्या को और अधिक विस्तार देने वाली थीं। येल इंदिरा के जीवन को हमेशा के लिए बदलने जा रहा था, लेकिन वहां भी उसके लिए समस्याओं की कोई कमी नहीं थी और उसकी सबसे बड़ी समस्या आर्थिक तंगी को लेकर थी। पैसों की कमी केवल अपने घर वालों को फोन करने तक ही सीमित नहीं थी। वो विश्वविद्यालय में उसके जीवन से जुड़े अनेक अन्य मामलों में भी अवक्रमित थी। सबसे बड़ी समस्या मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक तारतम्य के रूप में थी। उसे इन दोनों समस्याओं से निपटना था। पहली समस्या का समाधान कठोर परिश्रम से और दूसरी समस्या को सोच विचार और योजना के माध्यम से निपटाना था। विभिन्न सांस्कृतिक व्यवस्थाओं वाले स्थानों और लोगों के लोकाचार और दर्शन भी भिन्न होते हैं। उनकी प्राथमिकताएं, जीवन शैली, वेशभूषा और बुद्धिमत्ता का स्तर भिन्न होता है। यही कारण है कि नए व्यक्ति को ऐसे वातावरण में स्वयं को ढालने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इंदिरा के समक्ष बड़ा प्रश्न ये था कि क्या वो लोगों की मान्यताओं को अपने दृष्टिकोण के अनुसार अपनी प्रिय वस्तुओं जैसे बेसबॉल के ऊपर क्रिकेट अथवा पश्चिमी परिधान के ऊपर पारंपरिक भारतीय परिधानों अथवा त्योहार मनाने के तरीकों की ओर मोड़ने का प्रयास कर सकती थी, अथवा खुद को स्थानीय परिवेश का अंग बनाते हुए उसके अनुसार बदल सकती थी। अपने साथी विद्यार्थियों, प्रोफेसरों और अन्य लोगों के साथ प्रारंभिक वार्तालापों में उसने पाया कि उसकी प्राथमिकताओं के अनुसार लोगों को बदल पाना उसके लिए कठिन काम था। जब वो किसी से क्रिकेट के विषय में बात करती तो वहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे जो सोचते थे कि वो गेंद और बल्ले के अलावा कुछ नहीं है और उनके लिए क्रिकेट की अपेक्षा बेसबॉल अधिक रोचक था। उसने अपने संसाधनों के आधार पर पाया कि क्रिकेट जैसी चीज़ के बारे में लोगों को सहमत कर पाना उसकी क्षमता से बाहर था। अतः उसने बेसबॉल और स्थानीय निवासियों के मन में घर बना चुकी चीज़ों के प्रति स्वयं को अधिकाधिक प्रशिक्षित करने का निश्चय किया। तो ये था उसके व्यवहार का मामला। उसकी सोच स्थानीय लोगों की सोच से भिन्न थी। उसने लोगों को देखने समझने के बाद खुद को बदलना प्रारंभ कर दिया। इतना सारा परिवर्तन कुटिलता के बिना नहीं किया जा सकता था, परंतु वो खुद उस प्रकार का श्रम करने हेतु तैयार थी। इंदिरा ने महसूस किया कि वो आर्थिक की बजाय सांस्कृतिक मुद्दों से आसानी से निपट सकती थी। आर्थिक तंगी के कारण ही वो अपने घर वालों से खुलकर बात नहीं कर पाती थी। उसने महसूस किया कि अतिरिक्त आर्थिक आय का प्रावधान किए बिना वो आगे नहीं बढ़ सकती थी और अपने माता पिता से भी पैसे देने के लिए नहीं कह सकती थी। आर्थिक तंगी वास्तविक थी और उसका असर कपड़ों और जीवन के अन्य पक्षों पर भी पड़ रहा था। उन दिनों को याद करते हुए इंदिरा कहती है, जिस समय मैं इस देश में आई थी मेरे पास कोई सुरक्षा कवच नहीं था। यदि मैं अनुत्तीर्ण होती तो हो ही जाती। आप सुन रहे हैं ए.के. गांधी द्वारा लिखी गई किताब इंदिरा नूई अंतरावलोकन। अब आगे। जहां तक शिक्षा के आर्थिक प्रबंधन और शिक्षा से जुड़े अन्य पहलुओं की बात थी, पश्चिमी समाज भारतीय समाज से बिल्कुल भिन्न था। भारतीय समाज में बच्चों की शिक्षा की सारी जिम्मेदारी उनकी शिक्षा पूरी होने तक माता पिता उठाते हैं। इसके विपरीत पाश्चात्य समाज में अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय में पैसा कमाना पड़ता है। इंदिरा ने अपने लिए इसी पश्चिमी अवधारण का चयन किया। उसने येल में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया और अतिरिक्त डॉलर कमाने हेतु उसने विषमतर कार्य समय का चुनाव किया और उससे होने वाली थकान के बारे में सोचा, जिसका असर उसकी शिक्षा पर अवश्य पड़ने वाला था। लेकिन उसने इस परीक्षा की घड़ी का सुंदर ढंग से प्रबंध कर लिया।
उसने उस जानलेवा पाली का चयन मात्र इसलिए किया था क्योंकि उस पाली में प्रति घंटा 50 सेंट अतिरिक्त मिलते थे। इंदिरा के मन में उन दिनों की बड़ी प्यारी स्मृति थी। वो कहती है, येल में पैसा कमाने के लिए उसने स्वागत पटल पर मध्य रात्रि से प्रातः 5 बजे तक काम किया। जब आपके पास कोई सुरक्षा कवच ना हो, जब आपके पास इंटरव्यू हेतु जाने के लिए अच्छे कपड़े खरीदने लायक पैसे ना हो और सर्दी के दिनों में साड़ी पहनकर काम पर जा रही हो, तो जिंदगी आपको अचानक जागृत होने का अवसर देती है और आप ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि इस देश में सफल होने के लिए आपको अत्यधिक कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता है। आर्थिक कमी के अन्य निहितार्थ भी होते हैं। अर्न व्हाइल यू लर्न की अपनी रणनीति के आधार पर वो अपने तात्कालिक खर्चों का प्रबंध करने में तो सफल रही, परंतु इतने धन का प्रबंध नहीं कर सकी कि वो व्यापारिक बैठकों और साक्षात्कारों में जाने योग्य कपड़ों का प्रबंध कर पाती। ये भी उसके लिए सीखने योग्य अनुभव सिद्ध हुआ। एक बार उसे साक्षात्कार के लिए जाना था तो उसने पूरे $5 ऐसे कपड़ों पर खर्च कर दिए जिसकी सिलाई अच्छी नहीं थी। उसके जूते भी उसके कपड़ों से मेल नहीं खा रहे थे, जिसके कारण साक्षात्कार में भी उसका आत्मविश्वास काफ़ी नीचे था। तब उसे अच्छे और आरामदेह कपड़े, चाहे वो साड़ी ही क्यों ना हो, पहनने की सलाह दी गई। उसने कहा कि यदि वो तुम्हें साड़ी में स्वीकार नहीं करते तो ये उनकी हानि है, तुम्हारी कदापि नहीं। उसने अपनी बात इस सुझाव के साथ पूरी की कि आप अपनी वास्तविकता छिपाने का प्रयास ना करें, सबको अपना असली रूप ही दिखाएं। जीवन के पाठ हमेशा कठिन रास्तों पर चलकर ही सीखे जाते हैं। जैसा कि भारत में आमतौर पर कहा जाता है कि यदि आपने अपने बाल धूप में सफ़ेद किए हैं तो आपका जीवन निरर्थक हो जाता है। आप जीवन में जितनी अधिक मुश्किलों का सामना करेंगे, आपको जीवन के विषय में उतना अधिक व्यापक दृष्टिकोण मिलेगा। ये आपको अपने लिए उत्तम जीवन के निर्माण में सहायक होंगे, क्योंकि आप अपने निजी अनुभव से सीख चुके होंगे कि जीवन में किसका चुनाव करना है और किसे ठुकराना है। इस संबंध में वो साफ साफ कहती है, चाहे बिजनेस स्कूल हो या आपकी युवावस्था, मुश्किल राहों पर चलकर ही आपको सफलता मिलेगी और आपको जीवन को देखने का एक भिन्न दृष्टिकोण प्राप्त होगा और कठिन परिश्रम की शिकायत नहीं करेंगे। अलबत्ता यदि आप कठिन परिश्रम नहीं कर रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि कुछ तो गलत अवश्य है। इंदिरा इन शब्दों के साथ जीवन में अपने दृष्टिकोण को उजागर करती है। जब मैं अपने कार्यस्थल पर पहुंचती हूं तो मेरे मन में संदर्भ का एक भिन्न प्रारूप होता है। ये कठिनाइयां और येल में दी जाने वाली शिक्षा दोनों मिलकर इंदिरा के जीवन में चमत्कार कर रहे थे। वो कहती है कि उसके मन में पहले ही ये भावना आ गई थी कि किसी भी स्थिति में कभी पढ़ाई बंद नहीं करनी है। ये उन्मुक्त रवैया व्यक्ति को आजीवन विद्यार्थी बनाए रखता है। जितनी शिक्षा विद्यालय के अंदर प्रदान की जाती है, उतनी ही उसे शैक्षणिक परिसर के बाहर प्राप्त होती है। यदि आपके मन में कुछ सीखने की ललक हो तो आपके लिए सारी दुनिया पड़ी है, और उसके अंदर ये प्रवृत्ति बड़े पैमाने पर थी। उसका मानना है कि जब शैक्षणिक ज्ञान और परिवेशीय अनुभव परस्पर मिल जाते हैं तो व्यक्ति अपनी रक्षा करने में सक्षम यानी स्ट्रीट स्मार्ट बन जाता है और वो उसे बुलंद ऊंचाइयों पर ले जाता है। ये एक सीखने की प्रक्रिया है और इसे तात्कालिक चाहत के साथ बनाए रखते हुए मनुष्य गली में खड़े आम आदमी से भी कुछ न कुछ सीख सकता है। अंत तोगत्वा किसी संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करना एक बात है और उसे पर्याप्त व्यवहारिक रूप देना बिल्कुल दूसरी बात। अच्छे अंक परिचय का अच्छा साधन हो सकते हैं, परंतु आपके जीवन में जो चीज़ स्थायी रहने वाली है वो है आपका वास्तविक कार्य प्रदर्शन, जिसे आपकी शैक्षणिक श्रेष्ठता के पीछे नहीं छिपाया जा सकता। इसलिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जिस प्रकार की शिक्षा येल में दी जा रही थी, इंदिरा उससे संतुष्ट थी। वो किसी को अच्छा प्रबंधक बनाने हेतु लक्षित नहीं थी।
अपितु उसका लक्ष्य व्यक्ति को संपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करना था। वो स्मरण करती है कि उसने विश्वविद्यालय में प्रचालित 2 गतिविधियों से बहुत कुछ सीखा, जिनके नाम क्रमशः रेगिस्तानी उत्तरजीविता यानी डेजर्ट सर्वाइवल और बर्फानी उत्तरजीविता यानी आर्कटिक सर्वाइवल थे। ये दोनों गतिविधियां प्रतिभागियों को अत्यंत सीमित संसाधनों में उत्कृष्ट परिणाम देना सिखाती थीं और ये दूसरों से सहयोग प्राप्त करने की मांग भी करती थीं। इन गतिविधियों ने इंदिरा को टीम निर्माण एवं टीम के सदस्यों से उनका सर्वोत्तम हासिल करने का आधारिक सिद्धांत सिखाया। वो महसूस करती है कि जब आप दूसरे लोगों से सहयोग लेने की कला सीख जाते हैं तो समझना चाहिए कि आप आधी लड़ाई पहले ही जीत चुके हैं। वो अक्सर ये बात कहा करती है कि इन दोनों गतिविधियों से उसने कैसे वांछित परिणाम प्राप्त किए। पेप्सिको में अपने सीमित कार्यकाल के दौरान उसने एक बार कहा था, रोचक तथ्य ये है कि डेजर्ट सर्वाइवल और आर्कटिक सर्वाइवल के दोनों सिद्धांत मेरे साथ हर समय विद्यमान रहते थे। हम साथ बैठकर इस विषय में चर्चा करते थे कि लोगों को अपने साथ कैसे लाया जाए। इस महान कार्य को आप कैसे कर सकते हैं? आप उनके लिए कैसी छवि का निर्माण कर रहे हैं जिससे उन्हें ज्ञात हो कि आप उन्हें जहां ले जाना चाह रहे हैं उसकी अपेक्षा अधिक अच्छा है जहां आज वे हैं। वर्तमान व्यवसाय जगत में टीमों का निर्माण एक जटिल कार्य है और ये अत्यंत पेचीदा कार्य भी है। इंदिरा कहती हैं, ये सरल नहीं है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के भविष्य का चित्र अथवा जहां वो होना चाहते हैं वो उससे भिन्न है जैसी कि आपके अनुसार उसे होनी चाहिए। पहला कदम यानी टीम निर्माण की दिशा में प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना और उसे स्वीकार करना है। उसके बाद ही आपको उनके लिए नए और बेहतर विकल्प के निर्माण का प्रयास करना चाहिए ताकि आप उन्हें अपने साथ ले जा सकें। पहलकदमी महत्वपूर्ण है, परंतु कोई भी परियोजना टीम के साथ ही पूरी की जा सकती है और टीम के सदस्यों को भिन्न भिन्न चीज़ों के बारे में सहमत किए जाने की आवश्यकता होती है। इस मामले अर्थात टीम के निर्माण में संवाद एक महत्वपूर्ण औजार बन जाता है। प्रभावी संवाद अन्य लोगों को लीडर के साथ जोड़ने और उसके विचारों को समझने में सहायक होता है और इस प्रकार एक मजबूत टीम बन जाती है। संवाद तो महत्वपूर्ण है ही और कई बार अति संवाद भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि इंदिरा कहती हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अंतिम दशा के बारे में अपने लोगों के साथ बहुत अधिक बातें की। अंतिम स्थिति के विषय में अत्यंत उत्साहजनक एवं निरंतर वार्ता कई बार भ्रामक भी हो जाती है क्योंकि राय निर्माता लीडर बोर्ड की बैठक में आपके साथ बैठे होते हैं। वे लोग आपकी बातों को अन्य लोगों तक पहुंचा देते हैं और शीघ्र ही आपके अभियान की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। वो अफसोस के साथ कहती हैं कि आप चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, कभी कभी आपके लिए सब लोगों को अपने साथ लाना कठिन हो जाता है क्योंकि ऐसे अनेक लोग होंगे जो आपके दृष्टिकोण से सहमत नहीं होंगे। यही परिवर्तन की गंभीरता है। इंदिरा अपनी बात जारी करते हुए कहती हैं कि कभी कभी आपके कथन का तत्काल वांछित परिणाम नहीं मिलता, परंतु भविष्य में मिल सकता है। जो लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं, वह संभवतः यही सोच सकते हैं कि आपकी बस छूट गई है और कुछ लोग वापस आकर आपसे पुनः जुड़ भी जाते हैं। वो संक्षेप में कहती हैं, हमने अवश्य ही कुछ लोगों को खोया है और मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग हमें छोड़कर गए हैं उनमें से अनेक लोग सोचते होंगे कि हमें छोड़ने के बजाय उनसे जुड़ा रहना चाहिए था। उनमें से अनेक लोग कंपनी में वापस आ गए हैं। कुछ लोगों के आपसे असहमत होने के बावजूद काम को छोड़ देना कोई अच्छा विचार नहीं है। वो कहती हैं, यदि वे आपको छोड़कर जाना चाहते हैं तो वो अवश्य जाएंगे। मैं सोचती हूँ कि हमारे सामने एक चुनौती ये है कि जिन लोगों को हमने कार्यक्रम से जोड़ने का भरसक प्रयास किया, उनके साथ एक बार फिर बात करने में कोई हर्ज नहीं है।
एक बार एक साक्षात्कार में जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको संवाद करने में कभी कोई परेशानी हुई, वो स्वीकार करती हैं कि वो सांस्कृतिक रूप में ऐसे समाज से आती हैं जिसमें लोगों के साथ प्रत्यक्ष संवाद होता है। यहाँ तक कि व्यापारिक व्यवस्था में भी सारे आदेश कनिष्ठ कर्मचारियों को दिए जाते हैं और ये जानने का प्रयास नहीं किया जाता कि वे उसके संबंध में सोचते क्या हैं। वो स्वीकार करती हैं। कुछ लोग ऐसी संस्कृति से आते हैं जहाँ संवाद को संभवतः कारोबार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष नहीं माना जाता था। कम से कम मेरे समय में तो ऐसा ही था। येल में उसने सीखा कि उसे अपने दृष्टिकोण में सुधार लाना होगा, क्योंकि टीम का सहमत सदस्य भी बड़ा खजाना होता है और ये खजाना केवल प्रभावी संवाद के माध्यम से ही पाया जा सकता है। येल के बिजनेस प्रोग्राम ने जहां एक और इंदिरा में रणनीतिक सोच, नेतृत्व ऊर्जा, टीम भावना, संवाद, विश्लेषणात्मक एवं समस्या निदान कौशल के उत्तम गुण डाले, वहीं दूसरी ओर उसके मन में सदैव शिक्षण की व्यक्तिगत योग्यताओं के साथ एक ऐसा व्यक्तित्व उत्पन्न किया जिसके आज वो सर्वाधिक लोकप्रिय विद्यार्थियों में एक मानी जाती है। इतना ही नहीं, आज वो विश्वविद्यालय के न्यासी बोर्ड की सदस्य भी बन गई है। विश्वविद्यालय के प्रति अपनी विनयांजलि समर्पित करते हुए विश्वविद्यालय की एक यात्रा के दौरान उसने कहा था, विश्वविद्यालय ने उसे एक युवा बुद्धिमान आव्रजक से एक शिक्षित परिपक्व युवा कार्यकारी के रूप में ढाल दिया है। वर्ष 1980 के पास होने के बाद उसे दोहरी खुशी प्राप्त हुई। स्नातकीय समारोह में उसने कहा कि उसके एक हाथ में विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र और दूसरे हाथ में प्रतिष्ठित BCG यानी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की आकर्षक नौकरी का प्रस्ताव है। आप सुन रहे हैं A.K. गांधी द्वारा लिखी गई किताब इंदिरा नूई अंतरावलोकन। अब आगे। चैप्टर 5 उत्तम मिश्रण। क्या किसी अच्छे कॉलेज या विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का कोई विशेष अर्थ है? हाँ, अवश्य है। जब हम भारत में बड़ी संख्या में स्थापित संस्थानों और उनमें शिक्षा ग्रहण करने वाले लाखों विद्यार्थियों को देखते हैं और पाते हैं कि उन संस्थानों ने जितनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपलब्ध कराए हैं, उनमें से अधिकतर रोजगार योग्य नहीं हैं, तो इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है कि उनके अंदर कोई गंभीर खामी है। अपनी जेब में डिग्री और BCG बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की आकर्षक नौकरी का प्रस्ताव लिए इंदिरा अमेरिका में अपने व्यावसायिक जीवन शुरू करने के लिए तैयार थी। वर्ष 1963 में अपनी स्थापना के बाद BCG व्यापारिक रणनीति के पुरोधा के रूप में उभरा और ब्रूस हैंडरसन के प्रभावशाली नेतृत्व में अपने क्षितिज के विस्तार के पथ पर चल पड़ा। ध्यातव्य है कि ब्रूस हैंडरसन किसी समय बाइबल बेचा करते थे, परंतु उन्होंने अपना और समूह का ऐसा कायाकल्प किया कि वो एक अत्यंत फलते फूलते सेवा परामर्शन अधिष्ठाता बन गए। प्रारंभ से ही नवोन्मेषण के प्रति उनके अंदर विचार और प्रतिभा थी और इसी कारण से उन्होंने प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों की उदयमान प्रतिभाओं को ऊंचे वेतन पर भर्ती करना प्रारंभ कर दिया। इससे उन्हें प्रबंधन एवं परामर्शन में व्यवहार करने वाली एक स्वतंत्र व्यापार इकाई की स्थापना में सहायता मिली। वर्तमान में ये समूह अपने ग्राहकों की व्यापार एवं उद्योग जैसी विभिन्न क्षेत्रों में उत्तम नीतियां बनाए रखते हुए
उन्नयन एवं लागत कटौती में सहायता कर रहा है। समूह के संस्थापक की एक उच्च विशेषता ये थी कि वो स्वयं एक लेखक भी था, जिसने अनेक पुस्तकें लिखी थी, जिनमें से कुछ उत्तम विपणन सूची में शामिल हैं। उन्होंने नवोन्मेषी विचारों को प्रोत्साहित किया, जिससे उनकी टीम के सदस्यों को अपना सर्वोत्तम देने में सहायता मिली। इतने बड़े समूह से प्राप्त नौकरी का प्रस्ताव इंदिरा कृष्णामूर्ति का सपना साकार होने जैसा था। उसने इस समूह के साथ 1980 में कार्य करना प्रारंभ किया। इसी वर्ष उसने येल में अपने स्नातकोत्तर शिक्षा पूर्ण की थी। इधर भारत में उसका परिवार चाहता था कि वो वापस लौट आए, क्योंकि उसके विवाह के लिए उपयुक्त समय आ गया था। लेकिन उसने अपना सारा ध्यान अपने करियर निर्माण पर दिया। उन दिनों उसके लिए भारत में व्यापार हस्ती के रूप में चमकने का अवसर बहुत कम था, क्योंकि वहाँ लाइसेंस राज चल रहा था, जो कंपनियों को खुलकर काम करने में बाधक बन रहा था। यही कारण था कि उस समय भारतीय भूमि पर कुछ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्य कर पा रही थीं। वो खुद को केवल उसी जमीन पर फलते फूलते देखना चाहती थी जिस पर काम करने का सपना दुनिया भर के लाखों प्रतिभाशाली लोग देख रहे थे। इसीलिए वो अपने हाथ आए अवसर को गंवाना नहीं चाहती थी। बहरहाल इंदिरा ये बात अच्छी तरह जानती थी कि लोगों की सोच के मुताबिक ये काम इतना सरल नहीं था। वो ऐसा दौर था जिसमें एक ओर लोगों के मन खुल रहे थे और दूसरी ओर नस्लवाद भी जारी था। वो ऐसा युग भी था जिसमें कामकाजी महिलाओं को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। इसके बावजूद उनमें से अनेक स्त्रियां विविध क्षेत्रों में प्रवेश कर रही थीं और अपना लोहा मनवा रही थीं। संयुक्त राज्य में कोई भी अमेरिकी यदि प्रतिभावान हो तो अपने लिए स्थान बना सकता था। किसी दूसरे देश के सांवली त्वचा वाले व्यक्ति को बाहरी माना जाता था और उसके लिए वहां नौकरी पाना और भी मुश्किल था, और उसे खुद को साबित करने के लिए दोगुना काम करना पड़ता था। यदि आप औरतों की बात करें तो उनके लिए अमेरिका में नौकरी पाना पक्षपात के कारण तिगुना कठिन था, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की नीतियां अभी दृढ़तापूर्वक लागू नहीं हो सकी थी। यद्यपि अमेरिकी समाज उनके लिए प्रारंभ से ही अभिनंदनीय एवं प्रोत्साहनीय था। इन्हीं खूबियों के कारण उसे स्वप्निल जगत की संज्ञा मिली, जहां आपको सफल होने के लिए प्रतिभा की आवश्यकता है। वास्तव में इंदिरा के अंदर प्रतिभा और परिश्रम की कोई कमी नहीं थी, और इसके साथ उसे अतिरिक्त और कठोर परिश्रम और लोगों की निगाह में आने के लिए 3 गुना काम करना था। अवसर उसके हाथ आ चुका था और वो उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती थी। एक साक्षात्कार में इंदिरा ने सांवली त्वचा वाली महिलाओं की सीमाओं को स्वीकार किया और अमेरिका की व्यापक प्रशंसा करते हुए कहा कि यही वह धरती है जहां मेधावी व्यक्ति शिखर पर चमक सकता है। उसके शब्दों में, मैं आपको ऐसी बात बताने जा रही हूं जिसे आप में से कुछ स्त्रियां सुनना पसंद नहीं करेंगी, परंतु उसे यथावत स्वीकार करेंगी। वास्तविकता ये है कि यदि आप औरत, विशेषतया सांवली त्वचा वाली औरत हैं, तो आपके विरुद्ध 2 हमले होंगे। अप्रवासी रंगीन त्वचा वाला व्यक्ति और महिला, ये तीनों आपके विरुद्ध जाएंगे। यदि आप किसी कंपनी के शीर्ष पर पहुंचना चाहती हैं तो ये केवल संयुक्त राज्य में ही संभव है, परंतु आपको ये कहना बंद करना पड़ेगा कि आप अपने समकक्षों से दुगना कठिन श्रम करने को तैयार हैं। यदि आप किसी धर्म युद्ध में शामिल होने का निर्णय करती हैं और समानता और प्रोन्नति का तर्क देती हैं, तो आप उस धर्म युद्ध में हमेशा के लिए बनी रह सकती हैं। एक अन्य भेंट वार्ता में वो कहती हैं, स्त्री होना और वो भी विदेशी स्त्री होना, दोनों ही परिस्थितियों में किसी अन्य की अपेक्षा अधिक कुशल होना होगा। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। इंदिरा इस तथ्य को अच्छी तरह जानती थी। उसे अपने पुरुषार्थ को प्रमाणित करने की आवश्यकता थी
और ये काम केवल कठिन परिश्रम और बुद्धिमानी के आधार पर ही किया जा सकता था। इसी कारण से उसे निर्धारित कार्य समय से आगे जाकर काम करना पड़ता था। सफलता व्यक्तिगत बलिदान के मूल्य पर प्राप्त होती है। बीसीजी में उसे ग्राहकों के विस्तृत श्रृंखला एवं उद्योग आपूर्ति एवं खुदरा व्यापार जैसे विविध क्षेत्रों के ग्राहकों की परियोजनाओं में परामर्शन का दायित्व सौंपा गया था। अपने अनुभव की श्रृंखला के विस्तार के साथ जब वो आगे बढ़ी और पदानुक्रम के शीर्ष पर पहुंची, तो अपने स्वभाव के अनुसार प्रारंभ से ही अपने तरीके से काम करने लगी और कार्य को इस प्रकार पूरा करने लगी जैसे कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता था। वो कहती है, मैंने हमेशा इस सामान्य से नियम का पालन किया कि मैं जो भी काम करूं उसे इस तरह करूं कि मुझसे अधिक अच्छा परिणाम कोई अन्य व्यक्ति ना दे सके। इसीलिए मैं वांछित परिणाम हेतु अत्यधिक कठोर श्रम करने लगी। अधिक घंटे, जी हाँ, अधिक त्याग और दुविधापूर्ण, जी हाँ। इंदिरा इस विचारधारा पर दृढ़तापूर्वक विश्वास करती है और बलपूर्वक कहती है कि वो इसी प्रकार से अपनी यात्रा करना पसंद करती है और कहती है कि उसे यात्रा का कोई अन्य तरीका ज्ञात नहीं है। इस कार्य पद्धति के कारण उसे अतिरिक्त घंटे काम करने की आवश्यकता पड़ी, जो उसे सुखद जीवन की अनुमति नहीं देती थी, और वह शायद ही कभी शाम 6 बजे घर जाकर समाचार देखने का अवसर पा सकी। अच्छी बात यह है कि जब आप कठिन परिश्रम करते हैं तो अपनी भावना के कारण लोगों की नज़र में आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके समक्ष पुरस्कारों की झड़ी लग जाती है। उसने बीसीजी में 6 वर्षों तक काम किया और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार रणनीति प्रोजेक्ट की निर्देशक बन गई। आगामी समय में वो मोटोरोला के ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में काम शुरू करने वाली थी और सन 1994 में पेप्सिको में जाने से पहले वो मोटोरोला समूह की कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग की उपाध्यक्ष और निदेशक के पद तक पहुंच चुकी थी। अपने करियर विकास के दौरान इंदिरा ने अपने लिए सफलता का फॉर्मूला विकसित कर लिया था, जिसे वो 5C यानी कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस एंड करेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, कंपास एंड कंसिस्टेंस का नाम देती है। वो कहती हैं, आपके पास तात्कालिक कौशल अवश्य होना चाहिए, जिसके लिए आप हयात और निरंतर उस पर काम करती रहती हैं। आत्मविश्वास और साहस का चोली दामन जैसा साथ है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जब तक आप खुलकर नहीं बताएंगी कि वस्तुतः आप चाहती क्या हैं, तब तक आप लीडर नहीं बन सकती हैं। परंतु आपकी कंपनी का भी ये दायित्व है कि वो आपको बात बात पर झिड़कने की बजाय अपनी इच्छा अनुसार काम करने का साहस उपलब्ध कराए। संवाद के लिखित और मौखिक दोनों माध्यम अनिवार्य हैं। आपके प्रत्येक कार्य की जड़ में एकात्मता अवश्य होनी चाहिए और लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि आप जो भी कुछ कह रही हैं उस पर भरोसा किया जा सकता है। आपको कंपनी की अंतरात्मा होना चाहिए। युवा व्यवसायियों के लिए वो जिस 5C की वकालत करती हैं, उसका मूल पाठ यही है। उसका पेशा सही दिशा में जा रहा था, परंतु उसके विवाह के प्रति उसके माता पिता की इच्छा और बलवती होती जा रही थी। अब फोन पर होने वाली हर एक बातचीत में